नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हेलो हेलो जग से न्यारे सबोलास को क्या आपकी बहुत ही प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैम नजर आ रही हैं? यस। सबसे पहले मेरे को ये बता दो बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? इज दी ऑडियो वीडियो क्लियर? अगर क्लियर है तो मेरे को क्या करेंगे? थम्स बना देंगे, थम्स अप थम्स अप थम्स अप। यस एवरीबॉडी, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? मेरे को चैट सिखा दे यार। यस पहले मेरे को ये बता दो, पक्की बात? तो आज बहुत टाइम के बाद, बेटा करोड़ों सालों के बाद तुम्हारी क्लास हो रही है, एंड आई ऑलवेज एम एक्साइटेड फॉर लक्ष्य बैच की क्लास, एंड आई एम श्योर तुम लोग भी एक्साइटेड होगे, और नहीं होगे तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि क्लास इज जूलॉजी की है तो बेटा कहाँ जाओगे, है ना? तो यस, तो पहली बात तो एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, क्योंकि आज आपकी सिर्फ 2 क्लासेस होंगी। तो एक क्लास तो मेरी है, शायद एक केमिस्ट्री की क्लास होगी, शायद फिजिक्स की क्लास नहीं होगी। तो इस वजह से एक घंटे 45 मिनट की क्लास चलेगी, ठीक है ना? एक इन्फॉर्मेशन ये है कि 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, ठीक है ना? तो बेटा रोना मत, लास्ट में मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ताकि बाद में तुम ये ना बोलो कि मैम 3 क्लासें छोड़ दो, ब्रेक है, ये है वो है। ठीक है, क्लियर है ये बात सभी को? यस एवरीबॉडी? नीले पानी भिजवा देना यार गरम, ठीक है ना? यस बाकी हाँ, मैंने कुछ डाउट्स के, तुम्हारे लास्ट के 2 लेक्चर्स के डाउट्स के तुम्हारे मैंने आंसर्स भी किए हैं, चेक कर लेना। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जैसे आज के 2 लेक्चर्स होंगे तो उसका बेटा अगले 2 लेक्चर से पहले तुम्हें आंसर्स मिल जाएंगे, तो चेक कर लिया करो हमेशा जाके, ठीक है? तो आज के 2 लेक्चर्स होंगे वो अगले हफ्ते में आंसर कर दूंगी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है? बाकी हमारे और भी बहुत सारे बेटा हमारे टीचर्स हैं जो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, और आई होप कि आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं साथ के साथ, ठीक है ना? हाँ अच्छी बात है। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो पढ़ाई करके आए हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है? पर मुझे बीच में याद आया कि मैं तुम्हें 11th के टारगेट्स देना भूल गई थी, तो आज मैं तुम्हें एक 11th का टारगेट दूंगी। मेरे को एक बात बता दो, मैंने एनिमल किंगडम का कितना टारगेट तुम्हें दिया था? तुमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कर लिया था, तुमने पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, मैंने आई थिंक तुम्हें ये दे दिया था ना, ये 3 टारगेट्स। आई थिंक टीनोफोरा तक मैं दे चुकी हूँ, मेरे को एक बार ये बता दो, टीनोफोरा तक मैं दे चुकी हूँ, राइट? और आज हम वैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स करेंगे, लेकिन ये पार्ट 1 है, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा शायद, और मैं पार्ट 2 भी तुम्हें करवा दूंगी, ठीक है? टीनोफोरा तक दिया है ना, या प्लैटीहेल्मिन्थेस तक किया है? टीनोफोरा तक किया है आई थिंक, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने टीनोफोरा तक करवाया है, मतलब होमवर्क दिया है। सिलेंट्रेटा या टीनोफोरा तक किया है? अगर सिलेंट्रेटा तक दिया है तो टीनोफोरा को इंक्लूड कर लो। 11th का टारगेट मैं देके जा रही हूं, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं कल करवाऊंगी, ठीक है? कल मतलब क्वेश्चंस उन्हीं लोगों के लिए जो 11th का रिवाइज करके आएंगे। तो अगर मैंने सिलेंट्रेटा तक ही सिर्फ दिया है तो कोई बात नहीं, टीनोफोरा को भी इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर टीनोफोरा हो चुका है तो कोई बात नहीं बेटा, रिवाइज हो जाएगा। टीनोफोरा अप टू बेटा तुम क्या करो ना, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनालिडा, अप टू आर्थ्रोपोडा कर लो, अप टू आर्थ्रोपोडा। ये फाइलम्स आप पढ़ के आओ, ठीक है? ये फाइलम्स आप पढ़ के आओ, ठीक है? ये फाइलम्स आपका होमवर्क है कल का, तो ये कल आप बेटा करके आएंगे। इससे रिलेटेड हम 5-6 क्वेश्चंस या 6-7 क्वेश्चंस कल हम करेंगे, और एकदम क्लास के एंड में करेंगे, सिर्फ उन बच्चों के लिए जो 11th का साथ में रिवाइज कर रहे हैं। अगर 11th का साथ में रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप क्योंकि क्लास के एंड में डिस्कशन होगा तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 11th कर रहे हो, सॉरी 12th साथ में कर रहे हो तो इट्स ओके, आप 12th कर सकते हो बेटा। ऐसा कोई अपने ऊपर लोड मत लेना बेटा, स्ट्रेस मत लेना, ये स्ट्रेस लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? गो वेरी कैजुअल, बी वेरी नॉर्मल, ठीक है? मैं 2-3 बातों को पहले एड्रेस करना चाहूंगी, फिर मैं बेटा लेक्चर स्टार्ट करूंगी। एक तो बेटा सबसे पहले लोड मत लो, और डाउट्स में ये मत पूछा करो हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स, क्योंकि बेटा मैं कई बार बता चुकी हूँ बैकलॉग्स कैसे क्लियर करना है। डाउट पूछ के तो बैकलॉग क्लियर नहीं होगा, पढ़ाई करके बैकलॉग क्लियर होगा, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात, कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम एनसीईआरटी डिस्कशंस, मुझे भी बाद में बच्चों के थ्रू ही पता चला कि एनसीईआरटी डिस्कशंस भी अलग से जा रहे हैं, तो क्या वो देखना कंपलसरी है? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हम बेटा क्लास में ऑलरेडी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। बट अगर आपको लगता है कि 1 शॉट में आपको एनसीईआरटी देखना है तो आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि देखना मना है, आप एब्सोल्युटली देख सकते हो। बट यू ऑलरेडी नो दैट वी आर कवरिंग एनसीईआरटी क्लास में साथ के साथ, तो एब्सोल्युटली यू आर फ्री टू इवन स्किप इट, इट इज डिपेंडेंट अपॉन यू कि आपको जरूरत है या नहीं है,
ठीक है। अगली बात बेटा ये कि टेस्ट में अपनी एनालिसिस करो और धीरे धीरे ये रियलाइज करना स्टार्ट करो कि कहाँ गलतियां कर रहे हो और वो गलतियां रिपीट ना करो। मैं डाउट्स में देखती हूँ बेटा कई एक दो डाउट्स ऐसे बच्चे लिखते हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी के डाउट्स होते हैं। मैंने आज ही एक बच्ची का डाउट भी लिया, मैंने कहा कि बेटा प्लीज एनसीईआरटी को छोड़ के मत पढ़ इधर उधर का, अभी तो मजा आ रहा है पर बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। मैं समझती हूँ मॉड्यूल्स में भी दिया है एक्स्ट्रा कंटेंट, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि आप एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ो, आप एनसीईआरटी के रेलेवेंट पढ़ो बेटा, सिर्फ एनसीईआरटी के रेलेवेंट पढ़ो, ठीक है। अच्छा, और लास्ट बात जो मैं एक एड्रेस करना चाहती हूँ, आप आई थिंक कि किसी बच्ची ने मुझसे पूछा था कि मैम आपके कुछ दूसरे सब्जेक्ट में बॉटनी में शायद कोई प्रैक्टिस सेशंस जा रहे हैं शायद, तो शी वाज आस्किंग मी कि मैम प्लीज, लड़की थी या लड़का था मेरे को याद नहीं आ रहा, कि मैम आप प्लीज वो प्रैक्टिस सेशन जूलॉजी में भी प्रोवाइड करो। अच्छा, मेरी बेटा थोड़ी सी थॉट प्रोसेस अलग है, आई होप कि आप मेरे को समझ पाएंगे। फिलहाल बेटा मैं तुम्हें ना ओवरबर्डन नहीं करना चाहती हूँ, क्लास होते हुए काफी टाइम हो गया, 1-1.5 महीना तो हो गया है ना, और अभी मैं चाहती हूँ क्योंकि हर ऑल्टरनेट हफ्ते बेटा शॉर्ट टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट कुछ कुछ चल ही रहा है तुम्हारा, प्लस चारों सब्जेक्ट चल रहे हैं, प्लस तुम्हारा कुछ कुछ बैकलॉग भी चल रहा है। फिलहाल बेटा तुम्हें कोई जरूरत, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ कि फिलहाल मेरे सब्जेक्ट में जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन अभी प्रोवाइड करूँ। मैं पीवाईक्यू तुम्हें करा रही हूँ, एनसीईआरटी रीडिंग करा रही हूँ और ये करा रही हूँ, अभी के लिए बेटा ये सफिशिएंट है। अपने आप को ओवरबर्डन जबरदस्ती का मत करो, ठीक है, अभी मत करो ओवरबर्डन अपने आप को। जब जरूरत होगी बेटा आई विल प्रोवाइड विद स्टफ दैट यू नीड, अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको पता है सिलेबस हमारा काफी टाइम पे कंप्लीट होगा, सिलेबस काफी टाइम पे चल रहा है, हमारे पास काफी टाइम है कि हम आपका बेटा आपको कुछ प्रोवाइड करें, रिवीजन करवाएं, ये कराएं, पर वो हम पे छोड़ दो, ठीक है। मुझे जब लगेगा बेटा कि जरूरत है ना, मैं 100% प्रोवाइड करवाऊंगी। अभी मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम बेटा जूलॉजी में ऐसी पीएचडी कर लो कि बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम ना दो, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तुम लोग सही परफॉर्म कर रहे हो, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्लास की अच्छी है, तो बस उसी को बेटा मेंटेन करना है आपने, और मेंटेन सिर्फ बेटा कंटेंट जो पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। ज्यादा की इच्छा अभी अच्छी बात नहीं होगी, समझ आ गई बेटा? यस एवरीबॉडी, क्या सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? तो एक बारी मेरे प्यारे प्यारे जज से न्यारे बच्चों मेरे को बताएंगे, how is the Josh in the chat box to start with today's lecture of contraceptive methods। और एक बारी क्विक रिवीजन कर लेते हैं बेटा समाप्ति एक्सप्रेस से पिछली क्लास में जो पढ़ा था, हालांकि पिछली क्लास काफी थ्योरेटिकल थी, फिर भी मैं एक फटाफट से बेटा क्विक रिवीजन दे देती हूँ। तो हमने बेटा कुछ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टाइप की चीजें पढ़ी थी, हमने कुछ प्रोग्राम्स के तहत क्या क्या पॉइंट्स थे, जैसे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स थे बेटा, जिनके तहत हमने क्या क्या हमारा एम था वो हमने पढ़ा था कि यार लोगों के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लोग अवेयर होने चाहिए, लोगों को सेक्स क्राइम, सेक्स अब्यूज के बारे में पता होना चाहिए, स्कूल में सेक्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, या फिर बेटा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना प्लस उसको फॉलो करना। बहुत सारे हमने ऐसे पॉइंट्स पढ़े, जिसमें हमने एक टेस्ट के बारे में पढ़ा एमनियोसेंटेसिस, जो कि रिसर्च ऑफकोर्स रिसर्च को भी प्रमोट कर रहे थे। इस टेस्ट के दौरान क्या होता है बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है फीमेल की बॉडी से, उसमें फीटस के सेल्स होते हैं, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि बेबी में कोई जेनेटिक फॉल्ट तो नहीं है, और अगर कोई जेनेटिक फॉल्ट है तो ऐसी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में लोगों को नहीं पता होता है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से अननेसेसरी पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। अब आधे लोगों को तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, राइट? आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। होते क्या है ये मेथड जिनसे प्रेगनेंसी को रोका जाता है, तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कैसे प्रेगनेंसी को रोकने के लिए डिवाइसेस अवेलेबल है, इनफैक्ट नेचुरल मेथड्स भी हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मैंने बोला पॉपुलेशन कई ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, आपने एक डेटा पढ़ा था वर्ल्ड पॉपुलेशन का, 1900 में कितनी थी, फिर बेटा 2000 तक आते आते क्या हो गई, है ना, और फिर आपने पढ़ा 2011 का एक डेटा पढ़ा था। वैसे इंडिया के लिए भी आपने पढ़ा था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे 350 मिलियन, 2000 तक आते आते 1 बिलियन, फिर 11 का डेटा दिया था 1.2 बिलियन, और अभी 1.4 के आगे कंटिन्यूअस है, राइट? यस एवरीबॉडी, ठीक है। तो ये एक चीज आपने बेटा पढ़ी थी पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन बढ़ने के बहुत सारे कारण है भाई, इतना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, इतनी फैसिलिटीज आ गई, इतनी एक्सपर्टीज आ गई है कि ऑब्वियस सी बात है बेटा कि जो पहले के टाइम पे मां जन्म देती थी तो मां की डेथ हो जाती थी, जिससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोल रहे हैं, आज के डेट पे वो कम है। बच्चा जो पैदा हो रहा है उसकी डेथ रेट आज के डेट पे कम है, जिसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोल रहे हैं, आईएमआर, है ना। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के वजह से ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया, यानी डेथ रेट, है ना। बर्थ रेट तो बेटा बढ़ ही रहा है, राइट? बर्थ रेट तो ज्यादा हो ही रहा है बेटा,
तो उससे भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और किसी भी कंट्री में ना अगर रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप वाले लोग ज्यादा है, 15 से अराउंड 45 तक की एज ग्रुप बोल लो, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो वाले बंदे, वो वाली पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगी तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ने के ज्यादा चांसेस है प्री रिप्रोड्यूसिबल और पोस्ट रिप्रोड्यूसिबल के कंपैरिजन में रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप। माइग्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एमिग्रेशन अगर होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम। इमिग्रेशन आएंगे, वहां बसेंगे, वहां पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है ना। आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी और गवर्नमेंट ने काफी सारे बेटा ऐसी चीजें ली थी जिससे कि क्या होगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल में किया जाए। जैसे कि आप लोगों ने कई स्लोगन्स बेटा कमेंट्स में, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैंने आके देखे तो तुमने और भी बहुत सारे स्लोगन्स लिखे हुए थे जो प्रमोट किए गए जिससे कि छोटी फैमिलीज को मोटिवेट किया जाए, हम दो हमारे दो, है ना। इस टाइप के कुछ स्लोगन्स को बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के यूजेस को बेटा प्रमोट किया गया। इंसेंटिव्स, इंसेंसिटिव नहीं, इंसेंटिव्स, है ना, कुछ दिए गए, मतलब काइंड ऑफ कुछ तुम्हें दिया जाएगा अगर तुम्हारे, मतलब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हें दिया जाएगा अगर तुम्हारी फैमिली छोटी हो। आज हम उनमें से बेटा किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इट्स अ बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जाम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जाम। मतलब 100% तुम समझो, अगर क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से आने के सबसे ज्यादा चांसेस है इस चैप्टर में, स्पेशली आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। आईयूडी से लगा बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं पढ़ाऊंगी अभी तुम्हें, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा, तो आप लोग कॉपी खोलिए और तैयार हो जाइए, ठीक है। तो बेटा ये सिर्फ, जैसे कि मैंने कहा, ये चैप्टर एक जनरली भी बेटा लोगों को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में लोगों को भी इन जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ना ही सिर्फ वो जो नीट का एग्जाम दे रहा है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन देयर यू नो अपकमिंग लाइफ। तो हम क्या करते हैं बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, हम चैट्स को ऑफ कर देते हैं ताकि सारी बकवास बंद हो जाए और सारे लोगों का पढ़ने में मन जबरदस्ती बेटा लगाएं हम, ठीक है। तो कभी कभी जबरदस्ती करनी पड़ती है जब बच्चा ना सुनता नहीं है। तो हम हेडिंग डालेंगे बेटा, क्या हेडिंग डालेंगे हम? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्या डालेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। और हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बेटा पढ़ेंगे। आप हेडिंग डालिए, 1 मिनट। यस, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बेटा हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में सबसे पहले बेटा देखो, पहली बात तो एक बच्ची ने क्वेश्चन भी पूछा था डाउट्स में कि होते क्या है। बेटा आपको याद आ रहा होगा, पहले मैंने एक टर्म आपको बताया था, जो टर्म था ये लिखना मत अभी। एक टर्म मैंने आपको बताया था कंसेप्शन। एक तो बोर्ड बेटा स्टार्टिंग से ही ना ग्लिच ऐसे करता है कि मेरे को गुस्सा ही आता है। हाँ, कंसेप्शन नाम का एक वर्ड मैंने आपको बताया था। कंसेप्शन का क्या मतलब होता है? कंसीव करना, प्रेग्नेंट होना। कंसेप्शन का क्या मतलब होता है? बिल्कुल प्यार से बेटा, एकदम कॉन्सेप्ट है, सुंदर कॉन्सेप्ट है, समझते जाना। कंसेप्शन का क्या मतलब है? कंसीव करना यानी प्रेग्नेंट होना। कॉन्ट्रासेप्शन है, ये क्या है? कंसेप्शन या कंसीव करना, प्रेग्नेंट होना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स होते हैं या वो तरीके होते हैं या वो डिवाइसेस होते हैं जिनसे कॉन्ट्रासेप्शन को रोका जाए, जिनसे कॉन्ट्रासेप्शन को रोका जाए, जिससे प्रेगनेंसी को रोका जाए, वो मेथड्स, वो डिवाइसेस होंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो पहली बात तो यही लिखो कि होते क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो मैं यहां पे लिख रही हूं दीज आर दी मेथड्स, मेरे साथ साथ में नोट करो, दीज आर दी मेथड्स और डिवाइसेस, दीज आर दी मेथड्स और डिवाइसेस that are used to prevent unwanted pregnancies। अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो मैम एक चीज तो हमें समझ में आ गई, और ना बेटा मैं प्रेगनेंसी के बगल में वो टर्म भी लिख दे रही हूं, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेप्शन। बहुत ही बेटा बारीक एक डिफरेंस है ना, जैसे रेनिन और रेनिन के बीच में हम पढ़ते थे RENN वाला रेनिन, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम था, मिल्क प्रोटीन,
हाँ, और एक होता है सिंगल एन वाला रेनिन। तो वैसा ही एक बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स हो गए या वो डिवाइसेस हो गए जिनसे कंसेप्शन को रोका जाए या प्रेगनेंसी को रोका जाए, ठीक है ना। अब अगर मैं बेटा आपसे पूछूं, आप वैसे तो मैंने चैट्स ऑफ कर दिए, आप अपने मन में ही मतलब आंसर दो मेरे को, स्क्रीन के सामने समझ लो कि मैम सुन रही है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, जैसे एक तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक नीट की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा, एक आइडियल बच्चा जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एक क्वालिटी होनी चाहिए कि रेगुलर क्लास अटेंड वो करे, चाहे फिर वो लाइव अटेंड करे, चाहे फिर वो बेटा रिकॉर्डेड फॉर्म में अटेंड करे। दूसरी बात, एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़े, मैं अपने सब्जेक्ट की बात अगर करूं, है ना, रेगुलर टेस्ट दे, टेस्ट की एनालिसिस करे, पढ़ाई लिखाई करे। ये कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको एक आइडियल स्टूडेंट बनाएंगे। एक आइडियल स्टूडेंट आइडियल कंडीशन में ही क्या करेगा, नीट क्वालिफाई करेगा। ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज है। आइडियल सबसे अच्छा पता है कब समझ में आता है, ज्यादा तुम सबने सोचा होता है मेरा आइडियल हस्बैंड, मेरा आइडियल वाइफ, मेरा आइडियल वाइफ, मेरी आइडियल वाइफ कैसी होगी। वाइफ हस्बैंड छोड़ दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही बोलते होगे तुम लोग अपने दिमाग में, है ना। हालांकि तुम्हें आइडियल मेडिकल कॉलेज सोचना चाहिए कि मेरा आइडियल मेडिकल कॉलेज कैसा होना चाहिए, सोचना ये चाहिए बेटा। वाकई में फैक्ट तो ये है, देखो अभी चाहे ये फैक्ट है बेटा, तुम चाहे मेरे को इस पे कुछ भी बोलो कि 90% कंडीशन में ना बेटा, जब तुम्हें आइडियल कॉलेज मिलेगा, आइडियल जॉब मिलेगी, तभी तुम्हें आइडियल पार्टनर मिलेगा। अगर तुम्हें अभी आइडियल पार्टनर मिल रहा है तो तुम्हें आइडियल कॉलेज मिलने के कम चांसेस है। ऐसा नहीं है जीरो चांसेस है, जीरो तो बोल ही नहीं सकते, ठीक है, वो जीरो तो अप्लाई ही नहीं होता है, ठीक, कम चांसेस है। फोकस बिगड़ जाता है ना। और फिर आइडियल कॉलेज नहीं मिला तो आइडियल जॉब मिलने की भी, हालांकि आइडियल वर्ड बहुत ही जनरलाइज टर्म है जस्ट तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। तो तुमने भी आइडियल मेडिकल कॉलेज सोच रखा होगा कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, आइडियल जॉब सोच रहे हो क्योंकि ऐसे ऐसे। वैसे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ना हो जो अगर बेटा हम सोचें और उसके लिए एक बेटा किडनी बेचनी पड़ जाए खरीदने के लिए, फिर बेटा कौन ही यूज करेगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं हो कि बेटा मेरे को कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने का है तो मेरे को एक किडनी बेचने का है तभी खरीद पाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी ने सोचा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करेंगे, अरे भाई दिल्ली में बैठा है उसको मुंबई जाना पड़ रहा है लेने के लिए, ऐसा तो नहीं है। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उसको यूज करने पर वो किसी भी तरीके से उस फीमेल या मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को किसी तरीके से अफेक्ट करे। इट शुड नॉट अफेक्ट, इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द एक्टिविटी ऑफ और द फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या फिर उसके किसी भी तरीके से उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, राइट। अच्छा, इसके अलावा क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसके अलावा बेटा ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि यूजर फ्रेंडली हो। जैसे कई बार ये क्लास में पूछते हैं ना बच्चे, जल्दी जल्दी फ्लो में ना इको फ्रेंडली बोल देते हैं, ठीक है। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए भाई, जो उसको यूज कर रहा है उसके लिए बेटा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, इजी टू यूज होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो बेटा कई कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स और नर्सेस के एडवाइस और उनकी प्रेजेंस में ही यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगली बात भाई, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, ऐसा नहीं है कि जीवन भर प्रेगनेंसी हो ही ना, तो ऐसा ना हो कि भैया यूज किया और कभी प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही है, रिवर्सिबल होना चाहिए। हालांकि कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इरिवर्सिबल होते हैं या पुअरली रिवर्सिबल होते हैं, और बेटा लोगों को वो पता होता है कि वो तभी उन कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करते हैं जब उनको परमानेंटली या प्रेग्नेंट नहीं होना है, ठीक है। बट आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए कि यार जब वो बंदा या कपल कंसीव करना चाहे, प्रेग्नेंट होना चाहे, तो वो प्रेग्नेंट हो पाए, समझ आ रही है। और लीस्ट साइड इफेक्ट, जीरो तो हम नहीं कह सकते, बट लीस्ट साइड इफेक्ट हो बेटा, वो एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाएगा। तो मैं यहां पे सबसे पहले बेटा क्या लिखूंगी, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और ये बहुत ही सहज था, बहुत ही सरल था, तो इसको फटा कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इसको फटाफट से बेटा मेरे साथ साथ में जल्दी जल्दी मैम के साथ में नोट डाउन कर लो, फिर हम इसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या बोला बेटा, इजीली अवेलेबल, पता चला इसको लेने के लिए बेटा टिकट कराए पड़े हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किडनी भी ना बेचनी पड़े, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है।
यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजी टू यूज, ठीक है। रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल का मतलब मैंने बताया ना, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं, व्हेन द कपल वांट टू कंसीव, व्हेन द कपल वांट्स टू कंसीव, wants to conceive, they should be able to conceive, they should be able to conceive। ऐसा ना हो कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, है ना, जब वो कंसीव करना चाहे कंसीव कर पाए। should not interfere with, should not interfere with the normal activity of reproductive organs। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बेटा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एंड लीस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए। अच्छा एक पॉइंट और भाई, इफेक्टिव भी तो, इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी भी तो होना चाहिए। हालांकि तुम कई सारे ऐसे बेटा नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ोगे जो बहुत ही पुअर होते हैं प्रेगनेंसी को रोकने में। हालांकि वो तरीके नेचुरल मेथड्स है, कोई डिवाइसेस नहीं है, पर आप तो जो आइडियल बोल रहे हो, तो आइडियल का मतलब इफेक्टिव भी तो होनी चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। यूज कर रहे हो और फिर भी प्रेगनेंसी हो रही है, फिर बेटा कैसा कैसा कॉन्ट्रासेप्टिव बनेगा रे तू, अगर बेटा प्रेगनेंसी को ही नहीं रोक पाया। तो ऑब्वियस सी बात है यार, क्या होना चाहिए, इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी। अब बेटा तुम ये मत बोलना कि मैम आपने तो कहा था इफेक्टिव होना चाहिए अगेंस्ट प्रेगनेंसी, अब आप जो मैम एक मेथड बता रही हो मैम, वो तो मैम प्रेगनेंसी करवा रहे हैं मैम, उसके तो बड़े सारे फेलियर रेट है। तो इट्स ओके, हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बेटा वो लिख रहे हैं। अब ऑफ कोर्स इसमें से कुछ बहुत बेहतरीन होंगे, कुछ नहीं होंगे, इट्स ओके। समझ आ गई बात, ठीक है। चलो, अरे भाई यहां से क्या कर दिया है इसने, गिरीश यहां से डिसेबल कर दिया क्या चैट्स को? नहीं, ठीक है, हो गया। यहां से तूने डिसेबल तो नहीं किया था? हाँ ठीक है, हो गया, टाइम लगा थोड़ा सा। बेटा डन हो गया एक बारी। बेटा मेरे को बताओ कोई दुख दर्द समस्या यहां तक, इसमें किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या? क्या ये बढ़िया तरीके से समझ में आया सभी को? यस एवरीवन, क्या यहां तक बेटा किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या? वॉज इट इजी? इजी है? पक्की बात? पक्की बात। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, आप फटाफट से इसे बेटा नोट कर लो, ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। जो लोग सुन रहे थे कोई बात नहीं, फटाफट से बेटा इसे नोट कर लो, ठीक है। फिर हम बेटा इसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं, और फिर 1 बाय 1 उसे डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों ने कर लिया है तो मेरे को एक बारी थम्स अप दे देना, ठीक है। डन हो गया एवरीबॉडी? पक्की बात? आई डोंट थिंक इसमें वैसे कोई मौत आने वाली बात है बेटा, बहुत इजी है। मैं आपको टाइम दे रही हूं, फिर भी मैं टाइम दे रही हूं, आई कैन अंडरस्टैंड कई सारे बच्चे थोड़ा धीरे लगते हैं। मैं 24 मतलब अभी 23 हो रहे हैं, 24-25 के बीच में मैं वो करूंगी, ठीक है। जिसने कर लिया है बेटा वो एक बार रिवाइज कर लो, जिसने नहीं किया है वो लिख लो, फटाफट से लिख लो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स का टाइम, कोई ऐसा लोड नहीं है बेटा, कोई लोड नहीं है, ठीक है। हो गया, अब आगे बढ़ जाओ। चलो चलो,
अब बेटा हम क्या करेंगे, एक छोटू सा प्यारा सा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और इसी फ्लो चार्ट के फॉर्म में हमें पूरा ये पढ़ना है। तो हम हेडिंग डाल रही हूं मैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नॉर्मल पोर्ट्रेट में करो बेटा, कोई लैंडस्केप हैंडस्केप करने की जरूरत नहीं है, आप इसी में कर लोगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मैंने हेडिंग डाला बच्चों, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट एक बना रही हूं। कुछ होते हैं जिन्हें एक्चुअल में टेम्पररी मेथड्स बोला जाता है, कुछ होते हैं जिन्हें परमानेंट। इसे लिखते जाओ बेटा मेरे साथ साथ में, क्योंकि अभी मैं समझा नहीं रही हूं, एक्चुअल में समझाने वाला पार्ट जब मैं 1 बाय 1 इसे डिस्कस करूंगी तो ज्यादा समझाने वाला पार्ट है। अच्छा, एक बच्चे ने ना उसमें लिखा था डाउट्स में कि मैम अगर हमने पिछला जो चैप्टर है वो नहीं पढ़ा है तो क्या ये हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं? तो नहीं बेटा, ये आपको दोनों चैप्टर्स जो है रिलेटेड है। अगर किसी ने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है उसको अभी बेटा देखो इसी चैप्टर, अभी यहीं पे मौत आएगी थोड़ी सी, क्योंकि सारा हार्मोन्स वाला गेम, सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला गेम, सारा oogenesis वाला गेम जो हमने पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन है। मैंने वहां पे भी पढ़ाते वक्त में बताया था कि यहाँ पे काम में आएगा। हाफ पेज में हो जाएगा, हाफ पेज में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हाफ पेज में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो पढ़ने की जरूरत है बेटा, और यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन तभी कर पाओगे जब आपने वो चैप्टर पढ़ा है। इट्स ऑल अबाउट हार्मोन्स वाला गेम, ओव्यूलेशन कब होता है, हार्मोन्स का क्या कॉन्सेप्ट है, हार्मोन क्या करता है। तो कुछ टेम्पररी मेथड्स हो गए, कुछ परमानेंट मेथड्स हो गए। टेम्पररी में जैसे बेटा 1 बाय 1 में लिखती जाती हूँ। टेम्पररी में जैसे बेटा सबसे पहले मैं लिख रही हूँ, यार ये एक तो लाइन जब सीधी नहीं बनती है ना, ठीक है। सबसे पहले मैं कर रही हूँ नेचुरल मेथड्स। सबसे पहले नेचुरल मेथड्स आप पढ़ोगे, ठीक है। नंबर 1 नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल मेथड्स में आप 3 पढ़ोगे फर्दर। कौन कौन से 3 पढ़ोगे बेटा? नंबर 1 आप पढ़ोगे सेफ पीरियड बोलते हैं, या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोलते हैं, या रिदम मेथड बोलते हैं। मैं आगे सारा कुछ लिखूंगी, ठीक है। अभी मैं 2 नाम लिख दे रही हूं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा मेथड होता है जिससे बोलते हैं विड्रॉल मेथड, या फिर इसे बोलते हैं बच्चों विड्रॉल मेथड बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है। और तीसरा जो इसमें आप पढ़ोगे दैट इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया। सब कुछ हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ लिख रही हूं। नंबर 2 बेटा नेचुरल मेथड्स के बाद आप क्या पढ़ोगे? तो इसको ना रोमन में डालो, रोमन में, ये रोमन में सेकंड डालते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्या हो गया? बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें यू विल टॉक अबाउट बेटा कॉन्डोम्स, यू विल टॉक अबाउट वॉल्स, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, सारे बैरियर मेथड्स में 1 बाय 1 जब डिस्कस करूंगी तो आई विल टेल यू इन डिटेल, ठीक है। थर्ड बेटा वैसे केमिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बहुत ज्यादा दिया नहीं हुआ है, पर मैं एक लाइन में आपको बता दूंगी, ज्यादा इसमें पीएचडी हम नहीं करेंगे। नंबर 4 जिससे हर साल बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, वेरी वेरी पॉपुलर, इसे बोलते हैं आईयूडीज, यानी कि इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, या फिर देखो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस भी बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी बोलते हैं। मैं फुल फॉर्म अभी नहीं लिख रही हूं, मैं फुल फॉर्म तभी लिखूंगी जब मैं इसको बेटा डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी, अभी जगह नहीं है, मैं आगे आपको बताऊंगी। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस या इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। फिर बेटा जिसको आप पॉपुलरली पिल्स के नाम से जानते हो, दीज आर कॉल्ड एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। दीज आर कॉल्ड एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिन्हें पॉपुलरली पिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा आप पढ़ोगे नंबर 5 के बाद नंबर 6 आप पढ़ोगे इम्प्लांट्स बोलते हैं, और इम्प्लांट्स के साथ में मैं आपको इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स साथ में ही मैं बताती हूँ, क्योंकि मोड ऑफ एक्शन एक ही तरीके का काम करता है, ठीक है, इंजेक्टेबल्स। अच्छा, फिर आते हैं बेटा परमानेंट मेथड, इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी रिवर्सिबिलिटी बड़ी ही पुअर होती है, और इसमें मैं आपको 2 पढ़ाऊंगी, वेरी वेरी इजी। इसके तो बेटा तुम नाम से ही समझ जाओगे। आई थिंक अगर तुमने थोड़ा सा भी बेटा दिमाग इसमें लगाया ना तो ज्यादा इसमें बताने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे कि इसमें क्या किया जा रहा है। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। अच्छा, मैंने इसको परमानेंट और ये इसीलिए बोला क्योंकि इसकी जो रिवर्सिबिलिटी होती है बहुत ही पुअर, वेरी पुअर रिवर्सिबिलिटी, और कोई कारण नहीं है, ठीक है, वेरी पुअर रिवर्सिबिलिटी, बिलिटी, और इसमें थोड़ी अच्छी रिवर्सिबिलिटी है।
दैट्स इट, दिस इज द ओनली बेसिस। आप इसको फटाफट नोट करो, फिर बेटा इसके आगे हम वन बाय वन इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस, जल्दी 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 बेटा नोट करिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। चलिए जल्दी 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 जल्दी, ठीक है? पहले आप इसे नोट कर लो, फिर मैं चार्ट ऑफ करूंगी ताकि येस और नो एटलीस्ट आप मुझे बता पाए। और फिर मैं बेटा चार्ट ऑफ करके ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये वाला स्पेशली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये पता होना चाहिए इन जनरल। तो बिल्कुल फोकस होके बेटा पढ़ाई करने के पर्सपेक्टिव से समझिएगा इस चीज को, ठीक है? बहुत अच्छा टॉपिक है, आपका थोड़ा फोकस रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप समझेंगे जब इस चीज को अच्छे से, पढ़ाने में मजा आता है, बच्चों का रिस्पॉन्स देखो। तुम्हारी क्लास के लिए आई एम ऑलवेज बेटा ऑलवेज एक्साइटेड एंड आई टॉक अबाउट 95% ऑफ द स्टूडेंट्स। आई डोंट केयर बेटा रेस्ट 1-2% ऑफ द स्टूडेंट्स बाकी कैसे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी क्लास की जनता पढ़ भी रही है, अच्छा स्कोर करती है, अच्छे बच्चे भी हैं। सो दैट्स वाई हर हफ्ते की शुरुआत ही मेरी इतनी अच्छी क्लास से होती है, लक्ष्य की क्लास से, है ना? सो बस उसी प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना, सीखने के प्रोस्पेक्टिव से अच्छा समझ में आएगा, ठीक है? यस, चलो तो ये सारे बेटा हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो लोड नहीं लेने का, हम वन बाय वन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चों? हाँ, अभी हमने कुछ समझा नहीं है, सिर्फ एक फ्लो चार्ट बनाया है, सिर्फ एक फ्लो चार्ट बनाया है। फटाफट से कर लीजिए। यस एवरीबॉडी, डन 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 कर लो, जल्दी जल्दी बेटा डन 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 कर लो। ममनन हो गया एवरीबॉडी? पक्की बात, मेरे साथ साथ लिख लिया है ना बच्चों? पक्की बात, आगे बढ़ जाओ फिर। चलो बहुत ही बढ़िया, चलो आई थिंक हो गया है अभी, ज्यादातर बच्चों ने तो लिख ही लिया, मेरे साथ ही लिखने के लिए बोला था। चार्ट्स में डिसेबल कर रही हूं और मैं बेटा सबसे पहले किससे स्टार्ट कर रही हूं, मैं सबसे पहले हेडिंग डाल रही हूं टेम्पररी मेथड्स करके। और ये बेटा ये तुम्हारी बहुत ज्यादा मतलब क्या करेगा, तुम्हारे दिमाग को खंगालेगा ये टॉपिक। तुमने जितना भी कुछ पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन करने के लिए तुम अपने दिमाग को बहुत यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से दिमाग को यूज करिएगा। जो टॉपिक तुमने पढ़ा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में उसका एप्लीकेशन है ये, ठीक है? अब जितना तुम्हें याद होगा, पढ़ा नहीं है तो बेटा फिर तो मौत आने वाली बात है। पढ़ा होगा तो मजा आ जाएगा, उसकी एप्लीकेशन है, क्योंकि जो भी टॉपिक्स बेटा हम पढ़ते हैं ना, और जब उसकी एप्लीकेशन हम करते हैं और कर पाते हैं तो बहुत ही जबरदस्त मजा आता है। अभी टेम्पररी मेथड्स में हम सबसे पहले किससे चालू कर रहे हैं बच्चों? नेचुरल मेथड्स। अच्छा, इसको नेचुरल मेथड्स क्यों बोला? व्हाई द नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर कॉल्ड एज नेचुरल मेथड्स? क्योंकि भैया ये नेचुरल कुछ मेथड्स हैं जो बिना किसी डिवाइस के यूज किए हुए प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। हम बिना किसी डिवाइस का यूज किए, कॉन्डोम्स में डिवाइस यूज कर रहे हैं मेड अप ऑफ रबर और लैटेक्स, है ना, या फिर केमिकल में कुछ तो मटेरियल यूज कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइस में भी डिवाइस का यूज कर रहे हैं, पिल्स में भी हम कुछ ना कुछ टैबलेट्स का यूज कर रहे हैं। यहां बिना किसी डिवाइस का यूज किए प्रेगनेंसी को रोका जाता है, इसीलिए ये नेचुरल मेथड्स कहलाता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो मैं पहला पॉइंट तो ये लिखूंगी कि विदाउट यूज ऑफ एनी डिवाइसेस, विदाउट यूज ऑफ any devices, pregnancy is tried to prevent, ठीक है? और जो हम सबसे पहले बेटा इसके अंदर मेथड डिस्कस करेंगे, दैट फर्स्ट मेथड विल बी जिसे हम सेफ पीरियड बोल रहे हैं या रिदम मेथड बोलते हैं या कैलेंडर मेथड बोलते हैं या पीरियोडिक एब्सटिनेंस बोलते हैं। एनसीईआरटी में इतने सारे टर्म नहीं दिए, आई थिंक पीरियोडिक एब्सटिनेंस वर्ड दिया हुआ है। या इससे मैं आपको मल्टीपल जो आप इन जनरल भी वर्ड सुनेंगे ना, मैं वो सारे ही आपको वर्ड्स बता देती हूं, ठीक है?
बिल्कुल समझने की कोशिश करना। ये प्योरली कैलकुलेटिव मेथड होता है बेटा। जो भी नेचुरल मेथड्स है ना कॉन्ट्रासेप्शन को रोकने के, ऑफ कोर्स उनके सबसे हाईएस्ट फेलियर रेट होंगे, क्योंकि वो नेचुरल मेथड्स है, वो डिवाइस का यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हाईएस्ट चांसेस उनके फेलियर के होंगे। इसमें से भी कौन सा सबसे ज्यादा फेलियर रेट है वो मैं आपको बताती हूँ, बट क्योंकि डिवाइस का यूज नहीं कर रहे हो तो सबसे ज्यादा चांसेस फेलियर रेट के नेचुरल मेथड्स के ही हैं, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, इसे कैलेंडर मेथड कहते हैं, सेफ पीरियड कैलकुलेट किया जाता है, रिदम मेथड कहा जाता है, या फिर पीरियोडिक एब्सटिनेंस कहा जाता है। अब बेटा ध्यान से मेंस्ट्रुअल साइकिल को याद करो। जो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है वो हमने 28 दिन की साइकिल पढ़ी है कि 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। जरूरी तो नहीं होती कि 28 दिन की होती है, राइट, जरूरी तो नहीं है, पर हम हर फीमेल के लिए बेटा 32 दिन वाली या 34 दिन वाली या 26 या 25 या 24 या 27 हर के लिए तो कैलकुलेट अलग से नहीं कर सकते ना, तो हम एक स्टैंडर्ड मान के ये वाला निकालते हैं टाइम पीरियड। स्टैंडर्ड क्या मानते हैं हम, 3 स्टैंडर्ड लेते हैं कि या तो हम कह रहे हैं कि फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है, 26 दिन की, बिल्कुल ध्यान से सुनना, या तो हम क्या कह रहे हैं 26 डे की। 28 जो है स्टैंडर्ड है ना, हम 28 के हिसाब से पढ़ते हैं, तो 28 से 2 दिन ज्यादा, 28 से 2 दिन कम, हम इसको स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि यार या तो 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है किसी फीमेल की, या तो 26 दिन की होगी, या तो 30 दिन की होगी। अब इसके ऊपर नीचे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि 26 की होती है, किसी किसी 24 की भी हो सकती है, 32 की भी हो सकती है, 31 की भी हो सकती है, बट मैंने क्या बोला, मैं स्टैंडर्ड क्या मान के चल रही हूं, या तो 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल, या तो 26, या तो 30। हम इसी को मैक्सिमम और मिनिमम मान के चलते हैं। मिनिमम 26 मान के चल रहे हैं, मैक्सिमम 30 मान के चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये मेथड समझेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी क्या कहती है, फिर मैं उस एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन दूंगी। सवाल देखो बेटा बहुत ही जनरल सा आता है, पर कल को तुमसे कोई पूछ लेगा कि ऐसा क्यों, तो उस क्यों का एक्सप्लेनेशन खुद के पास होना चाहिए ना। ऊपर से तुम तो आर्ट साइंस के, ऊपर से मेडिकल के स्टूडेंट्स, तो फिर तो और आंसर बेटा तुम्हारा देना बनता है, तो उस क्यों का आंसर हम देंगे। पर पहले मैं आपको बताती हूँ एनसीईआरटी क्या कहती है। तो एनसीईआरटी कहती है कपल शुड अवॉइड, पहले मेरे साथ लिख लो, कपल्स शुड अवॉइड, अवॉइड के लिए एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया, रिफ्रेन, रिफ्रेन, क्वाइटस, क्वाइटस यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स, फ्रॉम डे 10 to 17 of the menstrual cycle as this is the highly fertile period and chances of ovulation are max। पहले आप एनसीईआरटी का ये पॉइंट लिखो। एनसीईआरटी कहती है कि किसी फीमेल में जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें चल रही है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 10वें से लेके 17वां दिन है, उन दिनों क्वाइटस को अवॉइड करना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 10 से लेके 17वां दिन जो है वो हाईएस्ट चांसेस है कि उनमें से किसी भी दिन में ओव्यूलेशन होगा, और अगर उनमें से ओव्यूलेशन होगा और स्पर्म भी अवेलेबल होगा तो चांसेस है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। सो 10 से लेके 17th डे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, दैट इज द हाईली हाईली फर्टाइल पीरियड। पर ऐसा क्यों, वाई जो है उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप बेटा यहां तक नोट कीजिए, और जब नोट हो जाए तो बताइए, मैं एक गर्म पानी मंगवा लेती हूँ, ठीक है। यार मेरे लिए गर्म पानी भिजवा दो प्लीज। चलिए चैट्स को इनेबल कर देते हैं एक बारी, और अगर बेटा हो जाएगा तो मेरे को एक बारी बता देना, ठीक है। मैं आपको भी समझाऊंगी कि क्यों। चांदनी का हो गया यस, अंजुल, तनु, न्यूशी, प्रत्यांशु, साक्षी, ज्योति, अमृता, मयांक, रिया, मंथन, नैन्सी, पराजिता, मोनिका, आशी, हर्षिका, मुस्कान, उद्यान, स्तुति, हो गया मेरे सभी का ये सभी बड़ी डन। पक्की बात, पक्की बात, समझे फिर इस सुंदर से कॉन्सेप्ट को, समझे फिर इस ब्यूटीफुल से बेटा, ब्यूटीफुल से कॉन्सेप्ट को। अच्छा उससे पहले एक बात मैं आपको ना थोड़ा याद दिलाती हूँ, क्योंकि आप तो काफी इवॉल्व हो चुके हैं, काफी करोड़ों साल पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का।
स्पर्म बेटा कितने दिन तक जिंदा रह सकता है मैक्स? हमने स्पर्म की लाइफ कितने दिन तक की बोली थी? हमने कहा था ये 3 दिन तक जिंदा रह सकता है मैक्स। और हमने ओवम की या सेकेंडरी oocyte की लाइफ कितनी बोली थी? ये मैक्स कितने दिन तक जिंदा रहेगा? 1 दिन तक जिंदा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज ना, ये डेटा काम में आएगा, यहाँ पे ये डेटा काम में आएगा, ठीक है। तो ये डेटा आपने पहले भी लिखा हुआ है, ये डेटा आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाती हूं कि क्यों हमने 10 से लेके 17 दिन को सबसे हाईली फर्टाइल पीरियड माना। अब मैं बेटा सबसे पहले मैं तुम्हें एकदम बच्चों की तरह, बच्चे तो हो ही, हालांकि इसको मैं पहले जो समझाती थी ना, मैं एक ही टेबल में समझाती थी, पर मैंने सोचा कि आई थिंक इससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा मैं इंडिविजुअली आपको अगर समझाऊं, 26 को अलग से समझाऊं, 28 को अलग से समझाऊं, और फिर मैं आपको ओवरऑल एक कंक्लूजन दूं कि 10 से लेके 17 क्यों माना है। अच्छा बेटा, सपोज किसी भी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैं सबसे पहले मिनिमम वाला मान के चल रही हूं कि अगर फॉर एग्जांपल फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने की है, अगर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है, 26 दिन की है, तो पहले आप मुझे बताओ इस फीमेल की जिसकी 26 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसका डे ऑफ ओव्यूलेशन कौन सा है? पहले आप मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन? मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था, नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल -14 करना होता है। तो व्हाट इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन? व्हाट इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन? अगर 26 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है किसी फीमेल की, सो व्हाट इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन बेटा? 26 माइनस डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या हो जाएगा, या ओव्यूलेशन डे क्या हो जाएगा? 26 माइनस 14, तो कौन सा डे आएगा, कितना दिन आएगा? 12th डे। वेरी गुड। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब मैं यहां पे क्या लिख रही हूं, मैं यहां पे मेरे साथ लिखोगे ये, मैं 10th डे लिख रही हूं, 11th डे लिख रही हूं, 12th डे लिख रही हूं, और मैं फिलहाल 13th डे लिख रही हूं, ठीक है। मैंने बोला जिस फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 26 दिन की है, उसकी ओव्यूलेशन का डे कौन सा है? 12वां दिन है, तो मैं यहां पे ओव्यूलेशन दिखा रही हूं, दिस इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन। यस और नो? यस और नो? अब आप मुझे बताएंगे कोई एक चीज आप मुझे बताएंगे, ऐसी फीमेल जिसमें मैंने 26 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल मानी, ठीक है, मैं अगर बोल रही हूं कि उस फीमेल में स्पर्म की एंट्री, उस फीमेल में स्पर्म की एंट्री 10वें दिन हो रही है, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है? यस और नो? अगर उस फीमेल में 10वें दिन स्पर्म की एंट्री हो रही है, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है? यस और नो? स्पर्म कैन लिव फॉर 3 डेज, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा हूं यार, काफी है प्रेगनेंसी के लिए, तो काफी है यार, ठीक है, हो सकती है मैम। ऑब्वियसली अगर 10वें दिन इंसेमिनेशन होगा तो प्रेगनेंसी हो सकती है, तो भाई 11th डे तो हो ही सकती है, 11th डे तो हो ही सकती है, और 12th डे तो डेफिनेटली हो सकती है, हो सकती है। क्या अगर स्पर्म 13th डे पे एंटर करेगा तो प्रेगनेंसी हो सकती है? रीजन के साथ बताओ, रीजन के साथ बताओ कि यार 13th डे अगर स्पर्म एंटर करता है तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? यस, हो सकती है मैम, क्योंकि ओवा भी तो मैम 12वें दिन अगर रिलीज होगा तो 13वें दिन तक तो जिंदा रहेगा ना यार, 13 डे तक तो जिंदा रहेगा ना, एक दिन तो ओवा भी जिंदा रहेगा, वो भी कहेगा जिंदा हूं यार, काफी है, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, ठीक है। हाँ, नो जो बच्चे लिख रहे हैं ना, लगाऊंगी बेटा यहीं से, तुम्हारा काफी है मैं निकाल दूंगी, नलायकों, सपोलो जैसी बातें करते हैं। अरे भाई स्पर्म अगर इस दिन भी एंट्री मार रहा है तो भाई उसको ओवा मिल जाएगा ना यार, एक दिन तक तो ओवा भी जिंदा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे 9th डे लिखूं और मैं कहूं कि 9th डे पे स्पर्म एंट्री मार रहा है, क्या इस चांस में फर्टिलाइजेशन होगी? क्या इस केस में प्रेगनेंसी हो सकती है? स्पर्म 9th डे तो जिंदा रहेगा, 10th डे जिंदा रहेगा, 11th डे जिंदा रहेगा, पर क्या 12th डे तक जिंदा रहेगा? चांसेस नहीं है ना, हम 3 दिन के हिसाब से मान के चल रहे हैं, नहीं होगी ना बेटा, तो यानी कि ये तो मैं बिल्कुल हटा ही दे रही हूं। अब जब 9वें दिन पे जिंदा नहीं है, 9वें दिन से नहीं हो रहा है, तो 8वें दिन पे तो कतई नहीं होगा, 7वें दिन पे तो कतई नहीं होगा, राइट। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे बच्चों 14th डे को इंक्लूड करती हूं और मैं कह रही हूं कि यहाँ पर स्पर्म एंट्री मार रहा है, तो मैं इसके हिसाब से मैं 14 को इंक्लूड नहीं कर सकती ना, इसके हिसाब से मैं 14 को इंक्लूड नहीं कर सकती ना, क्योंकि ओवा तो एक ही दिन जिंदा रहेगा ना। स्पर्म अगर इस दिन आया तो ओवा तो सिर्फ 13 डे तक जिंदा रहेगा, राइट। 14 वाला तो मैं इसके हिसाब से इंक्लूड नहीं कर सकती। मुझे पहले बताओ, इसके हिसाब से मिनिमम 10 और मैक्सिमम 13 मान सकती हूं कि नहीं? पहले मेरे को बताओ, इसमें कोई बेटा मौत आ रही है, इसमें कोई दुख दर्द समस्या? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जल्दी भागना तेज, हमें कहीं नहीं जाना बेटा, मेरे कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बेटा मेरे को अब
दूसरा वाला कंडीशन बताओ, क्योंकि मैं 26, 28 और 30 के हिसाब से स्टैंडर्ड बनाऊंगी एक चार्ट, है ना, वैसे ही स्टैंडर्ड बनाया जाता है। अब मैं मान रही हूं कि फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल यार 26 दिन की नहीं है, अब मैं मान के चल रही हूं 28 दिन की है। अगर फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है तो डे ऑफ ओव्यूलेशन बेटा क्या होगा, डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा, डे ऑफ ओव्यूलेशन हम कैलकुलेट करेंगे मैम कि यार 28 माइनस 14th, यानी कि बेटा 14th डे होगा ओव्यूलेशन का, 14th डे होगा ओव्यूलेशन का, राइट, यस राइट। सारा कुछ लिखना है बेटा, ये सवाल ना बेकार सा मत पूछा करो। अब मैं 14th डे पे अगर ओव्यूलेशन मान रही हूं, क्या मैं इसके हिसाब से भी, अब देखो 2 दिन पहले और 1 दिन बाद, मैं यहां पे भी वही सेम फंडा लगा सकती हूं, फिर भी मैं तुम्हें समझाने के लिए बिल्कुल बच्चों जैसे समझाती हूं। अब देखो मैंने क्या बोला बेटा, 14th डे ओव्यूलेशन का, ठीक। अब मेरे को बताओ अगेन, अब मेरे को अगेन बताओ बेटा, इस सिचुएशन में एक बच्चा पूछ रहा है यहाँ 13 कैसे, यार भाई 12 से लेके 13 में तो ओवा जिंदा रहेगा ना, एक दिन तो ओवा की भी जिंदगी है कि तुम उसे एक ही दिन में मार दे रहे हो, उससे पहले ही मार दे रहे हो। अब मेरे को ये बताओ 12th डे स्पर्म ने एंट्री मारी, तो वेरी गुड सेजल बेटा, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट बेटा कॉपी पेस्ट करना है। 12वें दिन पे बेटा स्पर्म आया तो बेटा स्पर्म को ओवा मिल जाएगा ना, 1, 2, 3 दिन स्पर्म जिंदा है, 12वें दिन पे हो सकता है तो 13वें पे तो हो ही सकता है, एक दूसरे दिन ही मिल जाएगा उसको, जिस दिन ओव्यूलेशन हो उसी दिन एंट्री मार रहा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, राइट। और 15th डे पे भी एंट्री मार रहा है तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है मैम, क्योंकि ओवा भी तो यहां से लेके यहां तक जिंदा रहेगा। इसके केस में मैं 11 इंक्लूड नहीं कर सकती और इसके केस में मैं 16 इंक्लूड नहीं कर सकती, राइट। इसके अकॉर्डिंग 12 से लेके 15 हो सकता है कि नहीं एवरीबॉडी, यस। कोई दुखद समस्या, कोई प्रॉब्लम, राइट। अरे एक बच्चा कह रहा है मैम स्पर्म तो 3, तो भाई मैंने स्पर्म की एंट्री यहां कराई है, हेलो ब्रदर, हेलो एक्सक्यूज मी, ये वाले स्पर्म को ट्रैवल थोड़ी करा रही हूं, मैं कह रही हूं इंसेमिनेशन अगर इस दिन पे हो, नलायकों क्या पढ़ रहे हैं कि इंसेमिनेशन को अवॉइड करना है, कब कब स्पर्म की एंट्री को कब कब अवॉइड करना है, क्लियर है ना। अब देखो बेटा मैं क्या बोल रही हूं, लास्ट कंडीशन मैं कह रही हूं भाई 28 दिन की जगह अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की मैं मान के चल रही हूं, 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या हो जाएगा, डे ऑफ ओव्यूलेशन 30 माइनस 14 कर दो, कितना आ रहा है, 16th डे हो जाएगा, 16th डे हो जाएगा, यस एवरीबॉडी, थैंक यू। ये फिसलता है, हाँ इसको मैं ऐसे रख लेती हूँ, ये आप ले जाओ, यस समझ आ गई बात। अब इसके अकॉर्डिंग भी बेटा 2 दिन पहले तो 1 दिन बाद कैलकुलेट कितना आसान है करना, देखो बेटा वेरी नाइस। वैसे ये तुम इसलिए अच्छा कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें इतने अच्छे से पिछला क्लास समझाया था, ठीक है। सारा क्रेडिट तुम अकेले मत खा जाना बेटा, ठीक है, मैम को भी थोड़ा क्रेडिट दे देना। हाँ बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं, देखो यही है बेटा, समझना होता है बस। अब मैं 16th मान रही हूं और मैं इसके 2 दिन पहले क्या लिख रही हूँ 15th एंड 14th, और मैं इसके 1 दिन बाद क्या लिख रही हूँ 17th, और मैंने किसको बोला बेटा डे ऑफ ओव्यूलेशन, इसको माना डे ऑफ ओव्यूलेशन, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉपी पेस्ट, स्पर्म 3 दिन जिंदा, ओवम 1 दिन जिंदा, बस इतनी सी बात है बेटा, इतनी सी बात है, ठीक है। स्पर्म एंट्री मारेगा इस दिन तो 1, 2, 3 दिन जिंदा है तो प्रेगनेंसी हो सकती है, 15वें दिन प्रेगनेंसी हो सकती है, 16वें दिन भी प्रेगनेंसी हो सकती है। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, क्या मैं 18 को यहां इंक्लूड कर सकती हूँ, क्या मैं 18 को इंक्लूड कर सकती हूँ बेटा। अगर 18वें दिन स्पर्म आया तो किसका है ये तुमको इंतजार, ओवा नहीं है, देख लो इधर ही ओवा गॉन है, ठीक है। 16 से 17 में गॉन हो जाएगा ना यार ओवा तो सिर्फ 16 से 17 दिन तक जिंदा रहेगा। अगर 17 तक उसे स्पर्म मिल गया कहीं से भी, 17th डे भी अगर स्पर्म बॉडी के अंदर आ गया तो भैया इंतजार पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर 18th डे स्पर्म आया तो कोई फायदा नहीं है बेटा, ठीक है ना। समझ आ गई बात। अब बेटा देखो एक चीज, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चे मेरे को बताएंगे अब कि अब तुम खुद ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो यार। 10 से लेके 17 दिन क्यों माना है? Why 10 to 17 is considered as the highly fertile period? क्योंकि वो 26, 28 और 30 को स्टैंडर्ड मान के एक बेटा चार्ट निकालते हैं। तो बेटा अगर 26 दिन की है तो आप देख लो मिनिमम कहां से चालू हुआ, 10वें से,
और 10वें से मैक्सिमम कहां तक गया, मैक्सिमम कहां तक गया, 17वां दिन। समझ गए? यस एवरीबॉडी, राइट। तो क्योंकि हम 26, 28 और 30 इसको मानकर एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, इसीलिए तो बेटा जरूरी नहीं होता, हालांकि 10 से लेके 17 इज कंसिडर्ड किसी भी फीमेल के लिए हाईली फर्टाइल पीरियड, पर ऐसा ऑफ कोर्स कोई 100% गारंटी नहीं है, 100% गारंटी नहीं होती, क्योंकि जरूरी नहीं है 26 की ही हो या मैक्सिमम 30 की ही हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, राइट राइट। और इसीलिए बेटा हम 10 से लेके 17th डे को हाईली फर्टाइल पीरियड मानते हैं। और अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें शानदार लगा तो बेटा दिल दे दो, ठीक है। बट इट्स अ नेचुरल मेथड, ऑफ कोर्स इसे कई फीमेल्स यूज भी करते हैं बेटा, कई कपल्स इसको यूज करते हैं टू अवॉइड प्रेगनेंसी, एंड इट्स एब्सोल्युटली अ गुड मेथड ओनली, ठीक है। इट जस्ट फीमेल को अपना खुद का कैलेंडर पता होता है, और अगर आपको अपना खुद का कैलेंडर मेथड पता होगा तो आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जिन फीमेल में बेटा नॉर्मली सही मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखती है, उनको अपना साइकिल पता होता है कि यार कितने दिन की साइकिल है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करो। तुम्हें कैलकुलेशन करना आना चाहिए, तुमने रट लिया तो तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, पर अगर तुमने समझ लिया तो तुम किसी के लिए भी कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही, ठीक है। चलो आप लोगों ने ये लिख लिया, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, हमें इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है बेटा, यही है। अब हमें अगला मेथड स्टार्ट करना है, हमें अगला मेथड स्टार्ट करना है। आप मेरे को ये बताओ कि क्या मैं आगे बढ़ सकती हूं अगर तुम लोगों ने लिख लिया है तो, ठीक है। ठीक है, पढ़ लिया बच्चों, पक्की बात, आगे बढ़ जाए। तो इट्स ऑल द एप्लीकेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को ध्यान से पढ़ा होगा, जिसको ओवा की स्पर्म की लाइफ साइकिल, इट्स अ हलवा प्रोसेस बेटा, ठीक है। तो आप अपने क्लास में अगर स्कूल में जाते हो और कोई बच्चा हमारे से नहीं पढ़ता है तो आप उसको समझा सकते हो बेटा, एंड देन यू विल बी लाइक, ठीक है ब्रो, यो ब्रो, ठीक है, बन सकते हो ऐसा, ठीक है। पर यो ब्रो करके बेटा सिर्फ यही कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलो स्टार्ट करें, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसके हाईएस्ट फेलियर रेट होते हैं। सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सबसे ज्यादा फेलियर रेट जिसका होता है, सिर्फ नेचुरल मेथड्स में नहीं बेटा, ओवरऑल जिसका सबसे ज्यादा फेलियर रेट होता है वो इसी मेथड का होता है। दिस इज कॉल्ड एज विड्रॉल मेथड, ठीक है। हाँ चलो, बनते थे बेटा, मैं भी ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसे समझा देती तो मैं भी बड़ा बनती थी। कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले, मैं समझा दूंगी, ठीक है। बड़ा बनते हैं, ठीक है। बट यार सही है यार, वो टाइम भी क्या टाइम था यार, ठीक है। खुद ही को आधा आता होता था, दूसरों को समझाए पड़े होते थे, ठीक है, बनते थे। हाँ चलो, अगला मेथड है बेटा विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड, या फिर इसे बोला जाता है कॉइटस इंटरप्टस, ठीक है। यस, ठीक है, यस। चलो अब हम क्या करेंगे, चैट्स को डिसेबल, ठीक है। चलिए, हाँ तो दिस फर्स्ट थिंग मैंने क्या बोला, दिस हैज हाईएस्ट फेलियर रेट, दिस हैज हाईएस्ट फेलियर रेट, ठीक है ना। व्हाई इट इज कॉल्ड विड्रॉल मेथड, या व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्वाइटिस, क्वाइटिस का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स इंटरप्टस, इंटरप्ट करना, व्हाई इट इज कॉल्ड सो एंड व्हाई इट हैज हाई फेलियर रेट। विड्रॉल मेथड कहता ये है कि टाइम पीरियड तो कोई कैलकुलेट नहीं किया है, विड्रॉल मेथड ये कहता है कि द मेल पार्टनर शुड withdraw the penis before ejaculation even if the couple is having beta coitus और sexual intercourse। लेकिन इजैक्यूलेशन होने से पहले, फीमेल की बॉडी के अंदर इंसेमिनेशन होने से पहले, फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म रिलीज करने से पहले अगर पीनस को विड्रॉ कर लिया जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है बेटा, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, पर अगर मेल पार्टनर ने फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म ही नहीं रिलीज किए, इजैक्यूलेट फीमेल बॉडी के अंदर किया ही नहीं, तो फिर प्रेगनेंसी तो होगी नहीं जहां स्पर्म गया नहीं। पर इसके फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि कई बार बेटा ऐसा होता है, पहली बात तो कई बार ऐसा होता है कि इजैक्यूलेशन हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि इजैक्यूलेट भले ही ना गया हो, सीमन भले ही ना गया हो, पर सीमन से पहले
एक कुछ जैसे आप प्री इजैक्यूलेशन बोलते हो, आपको नहीं पता होगा पर मैं आपको बता रही हूं, जैसे कि प्री इजैक्यूलेशन नाम का फ्लूइड होता है और ऐसा माना गया है कि उसमें भी सीमन होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी सीमन होंगे, उसमें भी स्पर्म्स होंगे, अगर स्पर्म है तो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसीलिए इसके हाईएस्ट फेलियर रेट है, ठीक है, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि ऐसा, पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम है, पॉसिबिलिटी क्योंकि इसकी बहुत कम है, इजैक्यूलेशन हो जाता है, कई बार प्री इजैक्यूलेट बेटा अंदर इंसर्ट हो जाता है, दैट इज व्हाई इट हैज हाईएस्ट फेलियर रेट। बट मेथड क्या कहता है, मेथड ये कहता है कि द मेल पार्टनर शुड विथड्रॉ द पीनस बिफोर द इजैक्यूलेशन और इंसेमिनेशन हैपेंस, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं बेटा, मेल पार्टनर शुड withdraw the penis before insemination occurs, that's it, बहुत छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, before insemination occurs, लेकिन ये पॉसिबल होना बहुत ही रेयर है और दैट इज वाई बेटा फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। फटाफट से इसे नोट करिए, इतना ही है, इतना ही है, ठीक है। और इसके बाद एक हार्मोन वाला, अगेन जो आपने चैप्टर पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका एक एप्लीकेशन है, अगेन बेटा थ्योरेटिकल है। आप मेडिकल कॉलेज में जब जाओगे ना तो आपको कितनी सारी चीजें पता चलेंगी कि आप, ऑफ कोर्स क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे हो वो मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने के लिए पढ़ रहे हो, तो जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ रहे हो, पर बहुत सारी रियलिटी जो होती है ना वो तुम्हें कॉलेज के अंदर जाने के बाद पता चलेगी, ठीक है। जैसे कि जो मैं अगला मेथड, सब कुछ ना बेटा वो होता है जनरलाइज्ड, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। जैसे सेफ पीरियड ना, जरूरी थोड़ी है कि 26 से लेके 30, बट एक टेंटेटिव हम बता रहे हैं, टेंटेटिव, समझ आ रही है बात। वैसे जो अगला भी मेथड बताऊंगी वो भी जरूरी नहीं है, टेंटेटिव है, ठीक है। आपने कर लिया होगा आई थिंक यहां तक, है ना। तो बहुत सारी रियलिटीज मेडिकल कॉलेज के बाद पहुंचने के बाद पता चलती है, अच्छा अच्छा इसकी डिटेलिंग एक्चुअल में ये थी, ठीक है। तो अगला जो मेथड होता है बेटा, इसे कहा जाता है, अगेन नेचुरल मेथड्स में ही है, नेचुरल मेथड में तीसरा मेथड जिसे बोला जाता है लैक्टेशनल, लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब आधा तो बेटा इसके नाम से तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है। लैक्टेशनल मतलब लैक्टेशनल, लैक्टेशनल मतलब लैक्टेशन से रिलेटेड है और लैक्टेशन से ही यहां पे रिलेटेड है। लैक्टेशन क्या होता है, फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग जो हो रही है, तो ये उसी से रिलेटेड एक्चुअल में। ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंस, ए का मतलब क्या है, एब्सेंस। मिनोरिया का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। कॉन्सेप्ट में अभी आपको समझा रही हूं। ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है कि वो फीमेल जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं, उनमें अप टू 6 months अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नॉट एक्चुअली बेटा, ये भी मैं आपको बता देती हूं, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी ही याद रखना है। एक्चुअली क्या होता है उससे बेटा कोई तुम्हें नंबर तो देगा नहीं, 2 नंबर और कट जाएंगे, ज्यादा महारथी बेटा बनने जाओगे। हमने तो पढ़ा था असलियत ये नहीं होती, हम तो अपना मार्क करके आएंगे 2 महीना, तो वो नहीं होता है, ठीक है। एनसीईआरटी वाला मार्क करना है, इफेक्टिव अप टू 6 months। तो बोलते हैं कि जो पहले के 6 महीने होते हैं जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग पर होती है, लैक्टेटिंग होती है, उस टाइम पे उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी तो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी नहीं तो ओव्यूलेशन कैसे होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। बट अगेन देयर इज अ वाई। आप पूछोगे कि मैम वाई, तो उस वाई का आंसर मैं अगले पेज में आपको दे रही हूं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने कहा है कि पहले 6 महीने तक मैक्सिमम, ये कब तक इफेक्टिव है, 6 महीने तक, मैक्सिमम कब तक प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, इसके अकॉर्डिंग 6 महीने तक। तो एक लैक्टेटिंग मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग पर है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, इफेक्टिव अप टू 6 months। व्हाट इज द रीजन, हम अगले स्लाइड में एक्सप्लेन आपको करेंगे। पहले मैं यहां पे लिख दे रही हूं, lactating mother, in a lactating mother, in a lactating mother, lactating mother there is no menstrual cycle, hence
नो प्रेगनेंसी, hence no pregnancy, effective up to 6 months max, 6 months max। इससे क्वेश्चन आता है बेटा कि कितने टाइम के लिए इफेक्टिव है, कितने टाइम के लिए इफेक्टिव है, इससे क्वेश्चन आता है। आप इसको बेटा फटाफट से नोट करो, फिर हम अगले स्लाइड में जाएंगे। आप नोट करो, मैं आपको टाइम दे रही हूं, ठीक है। यू नोट इट डाउन, आई एम गिविंग यू सम टाइम, यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। चलो बढ़िया से नोट करो बच्चों, यस। फटाफट से डन 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 करो। और डन हो गया हो तो एक बार मेरे को कमेंट्स में बता दो, ठीक है। डन हो गया हो तो एक बार मेरे को कमेंट्स में बता दो, आर यू गाइज डन? ऑन हुआ? हाँ ऑन तो हो गया। यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। कभी ये चलता है, कभी ये नहीं चलता, की होया है ये ना, गड़बड़ हो रही है। देखो ये चल नहीं रहा है। गिरीश, गिरीश ये चल ही नहीं रहा है, वहां से चैट्स इनेबल करनी पड़ेंगे। मैंने यहाँ से डिसेबल किया था, अब ये चल ही नहीं रहा है। आई थिंक बेटा आप लोग का हो गया होगा, बट मेरा ये चल नहीं रहा है, तो एक सेकंड मेरे को टाइम दो, ठीक है। ठीक है यार, वहां से एक बार चैट्स इनेबल कर दो, ये चलता ही नहीं है पोल। मैं आपको लैक्टेशनल एमिनोरिया का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है। लैक्टेशनल एमिनोरिया का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, आपको लिखना है। तो जैसे अपने पास बेटा कौन सा ग्लैंड था, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन था हमारे पास, जो हमने बेटा अभी लैक्टेशन के टाइम पे पढ़ा था, ठीक है। चलो हमने बेटा एक हार्मोन के बारे में पढ़ा था, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रही है या प्रेग्नेंट है, उनमें प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है हाइपोथैलेमस का डोमिनेंट होता है, जिसकी मदद से प्रोलैक्टिन जो रिलीजिंग हार्मोन है PRLRH की वजह से क्या होता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से वो हार्मोन रिलीज करवाता है, जो हार्मोन लैक्टोजेनिक भी होता है, मैमोट्रोफिक भी होता है, अगर आपको याद आ रहा हो, मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ भी करवाता है और मिल्क सिक्रीशन भी करवाता है, दैट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाएगा, ये बात आपको सबको याद है। तो अब जो भी बेटा ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर होंगी, उनमें क्या होगा, यस उसमें क्या होगा बच्चों, वेरी गुड अनुशिया, बेटा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। बेटा प्रोलैक्टिन जो है ऑफ कोर्स ये लैक्टोजेनिक भी है, लैक्टोजेनिक है, लेकिन बेटा एक चीज होती है कि जब ये लैक्टोजेनिक हार्मोन, और ये इनिशियल 6 मंथ्स के लिए बहुत ज्यादा डोमिनेंट होती है, इनिशियल 6 मंथ्स के लिए बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, लेकिन इसका एक जो मेजर रोल देखा जाता है कि भाई जब ये हार्मोन डोमिनेंट होती है तो ये बेटा इनहिबिट करके रखती है किसको, ये इनहिबिट कर देती है GnRH को। अगर ये बेटा बेसिकली आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि ये इनहिबिट करती है गोनाडोट्रोफिन्स को। किसको इनहिबिट कर देती है, गोनाडोट्रोफिन्स। इसकी प्रेजेंस में बेटा, इसकी प्रेजेंस में आपके FSH और आपके LH का अमाउंट कभी भी नहीं बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा? अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन डोमिनेंट हुआ तो इसकी प्रेजेंस में आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों नहीं बढ़ेगा। अब आप मुझे बताइए, अगर बेटा एंड ऑफ कोर्स बेटा, ऑफ कोर्स ये गोनाडोट्रोफिन्स तो नहीं बढ़ेंगे, और जैसा कि मैंने कहा कि ऑफ कोर्स बेटा ये हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देके GnRH को भी इनहिबिट कर रहा है। तो बेटा अगर ये सब इनहिबिटेड रहेंगे
तो क्या आपकी फॉलिकल्स ग्रो करेगी? अगर आपकी फॉलिकल्स ही ग्रो नहीं करेंगी तो बेटा क्या आपका ओव्यूलेशन होगा? डेफिनेटली नहीं। जब फॉलिकल्स ग्रो नहीं करेंगी, ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। यार अगर बेटा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ही नहीं रहा, तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ही नहीं रहा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा एफएसएचएलएच भी नहीं रहा। एफएसएचएलएच नहीं रहा तो बेटा कैसे फॉलिकल्स ग्रो करेंगे, कैसे प्रेगनेंसी होगी? तो प्रेगनेंसी होगा ही नहीं बेटा। लैक्टोजेनिक का मतलब मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूं, मिल्क सिक्रीटिंग, मिल्क फॉर्मेशन। कैसी बातें कर रहे हो यार? ठीक है। नेगेटिव का मतलब बेटा माइनस, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, डन डन डन। ये कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में यहां पे नहीं दिया हुआ है। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ये दिया हुआ है कि 6 महीने के लिए उसमें प्रेगनेंसी नहीं दिख सकती है। ये कारण है क्यों नहीं दिख सकती है, क्योंकि प्रोलैक्टिन गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को ही डिलीट कर देता है। डिलीट मतलब नेगेटिव फीडबैक देता है, स्टॉप कर देता है। जब वही गया तो एफएसएचएलएच गया, एफएसएचएलएच गया तो फॉलिकल्स ही ग्रो नहीं करेंगे, फॉलिकल्स ग्रो नहीं करेंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। बट इट इज इफेक्टिव ओनली अप टू 6 months, दैट इज इट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, आप इसे फटाफट से बेटा नोट करो। आप इसे फटाफट से बेटा नोट करो, फटाफट से। नेचुरल मेथड्स हो चुके हैं, अब हम बैरियर मेथड्स में आएंगे। ठीक है, और जब डन हो जाए बेटा तो मेरे को एक बारी क्या कर दोगे, थम्स अप दे देना। ठीक है, यस। जो बच्चे पढ़ाई करके नहीं आते ना बेटा, उनको ये माइनस और प्लस का मतलब नहीं समझ में आता, क्योंकि पढ़ के ही नहीं आए हैं पिछला चैप्टर। तो कैसे बेटा उनको फिर से बेटा जीरो से स्टार्ट करवाया जाए? कैसे स्टार्ट करवाया जाए जीरो से? थोड़ा तो पढ़ के आना चाहिए बेटा। डन डन एवरीबॉडी, बहुत ही शानदार, वेरी वेरी नाइस। पहले मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करवा देती हूं आपकी यहां तक की, फिर हम बेटा बैरियर मेथड शुरू करेंगे। ठीक है, तो मेरे को एक बारी बताओ, एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में नेचुरल मेथड्स वाला कहां से दिया हुआ है? ठीक है, वैसे तो एनसीईआरटी खोलोगे तो जितना पिछले दिन रीड कर लिया था उसके आगे का है, तो आप रीड कर ही सकते हो। ठीक है, देखो, नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। एक चांस को रोक रहे हैं कि स्पर्म और ओवम मिल ना पाए, उस चांस को हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक पेज नंबर दिया हुआ है 44 और एक पेज नंबर है 60। 60 ओल्ड एनसीईआरटी होगा, 44 न्यू एनसीईआरटी होगा। ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज वन सच मेथड इन विच कपल शुड अवॉइड और एब्सटेन, मतलब रुकना चाहिए, इसीलिए इसे एब्स्टिनेंस। ठीक है, फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। जहां सबसे ज्यादा ओव्यूलेशन एक्सपेक्ट की जाती है उस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए क्वाइटस, एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड, देयरफॉर एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। देखो वर्ड दिया है ना, कंसेप्शन, कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी कुड बी अवॉइडेड। ठीक है, फिर क्या दिया है, विड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस इज अनदर सच मेथड इन विच मेल पार्टनर विड्रॉ द पीनस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। इजैक्यूलेट करने से पहले, इंसेमिनेशन करने से पहले अगर पीनस को विड्रॉ कर लिया जाए तो फिर बेटा प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। लैक्टेशनल एमिनोरिया यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन and therefore cycle do not occur during the period of intense lactation। जब heavy lactation का period होता है, heavy lactation का period होता है, उस टाइम पे बेटा menstrual cycle या ovulation नहीं होती। As long as the mother breastfeed the child fully, chances of conception are almost nil. However, it has been reported to be effective only up to maximum of 6 months following by parturition according to NCERT। रीजन हम पढ़ चुके हैं कि यार
इंटेंस लैक्टेशन के टाइम पे चांसेस बहुत ही निल है कि प्रेगनेंसी हो जाए, पर ये मैक्सिमम 6 महीने के लिए इफेक्टिव है। As no medicine or devices are used in these methods, side effect are almost obviously बेटा side effect तब होता जब कोई मेडिसिन यूज करते, कोई हार्मोन डिवाइस यूज करते, कोई बेटा और डिवाइस यूज करते, इसीलिए इसमें साइड इफेक्ट तो बहुत कम होंगे, नेचुरल मेथड है, बट चांसेस ऑफ फेलियर इज वेरी वेरी हाई, हाई 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 बेटा फेलियर रेट होगा। ठीक है, डन 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 डन। नेक्स्ट बेटा हम ये वाला मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट बेटा हम जो मेथड स्टार्ट करेंगे दैट इज नंबर 2, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। और बैरियर मेथड का मतलब, ये बैरियर का मतलब होता है एक तरीके से दीवार, बैरियर की तरह काम करना। ठीक है, तो बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट कॉन्डोम्स, और फिर उसके बाद में एक लाइन में दिया हुआ है बेटा अबाउट सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स, डायाफ्राम्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, देखो बैरियर मेथड में हम कुछ ऐसे डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं जिससे हम स्पर्म और ओवम की फिजिकल मीटिंग नहीं होने दे रहे। हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम स्पर्म और ओवम की फिजिकल मीटिंग को रोक रहे हैं यूजिंग सम बैरियर। शेजल बेटा इट्स ओके, इट्स द सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग, अंग्रेजी थोड़ी कोई पूछेगा बेटा। ठीक है, चलो यस। यार एक तो यहां पे किसी को बिठाना पड़ेगा। गिरीश यार कोई यहां बैठ जाओ, क्योंकि मुझे चैट्स ऑन ऑफ करवाने होते हैं, चैट्स को ऑफ करना है अभी। यस, तो बैरियर मेथड में सबसे पहले मैं क्या लिख रही हूं बेटा, in this, और इसकी कंप्लेन की जाए ये चल नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं चलता है, मेरी क्लास में बहुत प्रॉब्लम होती है, ये चलता ही नहीं है यहाँ। ठीक है, यहां से ऑफ नहीं होंगे, चैट को ऑफ करवाना है, गिरीश को बुलाते वो कर देगा। इन दिस राहुल यार किसी को बिठा देना जो ना ऑन ऑफ कर दे ये, और इसकी प्लीज कंप्लेन की जाए, ये बिल्कुल नहीं चलता है यहाँ, ये गोल 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 घूमता ही रहता है, नहीं तो मैं यहीं से इनेबल डिसेबल कर रही थी। इन दिस डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। अच्छा, यहां पे बेटा वी हैव टू डिस्कस अबाउट टू थिंग्स तो नहीं, 4 थिंग्स जो एनसीईआरटी में दिया है। 1 दे हैव डिस्कस अबाउट कॉन्डोम्स, एंड द सेकंड दे हैव डिस्कस्ड अबाउट डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। ठीक है, बहुत ज्यादा तो एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, लेकिन दोनों में सवाल क्या क्या आते हैं बेटा वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द नंबर 1 एग्जांपल दैट दे हैव गिवन। नंबर 1 क्या दिया हुआ है, कॉन्डोम्स के बारे में। ठीक है, अब मोस्टली जिनको इंफॉर्मेशन नहीं होती है, people think that condoms are only and only available for males, which is untrue. ठीक है, condoms जो होते हैं बेटा, these are the devices which are, devices बोलना तो खैर गलत ही है, these are the things which are made up of rubber or they are made up of latex and they are available for both male as well as female. ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बेटा अवेलेबल होता है और रबर या लैटेक्स का बना हुआ होता है। ठीक है, सवाल क्या आते हैं बेटा वो मैं आपको एक बारी बताती जाती हूँ कि कॉन्डोम्स, फीमेल कॉन्डोम्स को कहां पे यूज किया जाता है, मेल कॉन्डोम्स को कहां पे यूज किया जाता है, क्या ये प्रेगनेंसी को रोक पाते हैं इफेक्टिवली, क्या ये अदर किसी प्रॉब्लम को रोक पाते हैं, क्या ये रिवर्सिबल होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉन्डोम्स के बारे में क्या बता रही हूँ बेटा आपको, कॉन्डोम्स के बारे में मैं ये बता रही हूँ कि these are made up of rubber or latex and available for both male and female, both male एंड फीमेल दोनों के लिए बेटा अवेलेबल होता है। अगर मैं बेटा मेल कॉन्डोम्स की बात करूं और मैं फीमेल कॉन्डोम्स की बात करूं तो क्या डिफरेंसेस है, सबसे पहला कि दिस इज यूज्ड
टू कवर, सबसे पहला क्या, एक ही पॉइंट आई थिंक, इट इज यूज टू कवर द penis and it is used to cover vagina. ठीक है, जो मेल कॉन्डोम्स होते हैं बेटा वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि पीनस को कवर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो फीमेल कॉन्डोम्स होते हैं वो फीमेल वजाइना को कवर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है बेटा, रिवर्सिबल मैंने गलत वर्ड, रीयूजेबल या नॉन रीयूजेबल चीज हम समझते हैं। ऑफ कोर्स दीज आर नॉन रीयूजेबल, इनको नॉन रीयूजेबल अरे यार स्पेलिंग देख लो यार, लेकिन दिस इज द सेम फॉर बोथ, ये भी नॉन रीयूजेबल ठीक है। और ये बेटा सिर्फ प्रेगनेंसी को ही नहीं रोकते, ये सिर्फ बेटा प्रेगनेंसी को ही नहीं रोकते, बल्कि ये कई खतरनाक बीमारियां जिसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोलते हो, जो आगे आने वाले चैप्टर में भी बेटा आप पढ़ोगे, ये सिर्फ प्रेगनेंसी को नहीं रोकता है, ये एसटीडी को भी रोकता है। ये क्योंकि बेटा ऑफ कोर्स तुम एक ऐसा डिवाइस यूज कर रहे हो जो मेल में पीनस को कवर कर दे रहा है, तो यार दोनों का जो कांटेक्ट हो रहा है, फिजिकल कांटेक्ट ऑर्गन्स का, वो तो हो ही नहीं रहा है ना। अगर फीमेल कॉन्डोम यूज करो तो वजाइना को कवर कर दे रहे हो, और अगर बेटा मेल कॉन्डोम यूज कर रहे हैं तो पीनस को कवर कर दे रहे हैं। तो भाई प्रेगनेंसी ही नहीं रुकती, बल्कि कई सारी खतरनाक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी रुकती है। और इसीलिए बेटा यूजुअली देखो, वैसे तो जब मैं आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ाऊंगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगी कि उसको अवॉइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना हो, ठीक है। लेकिन उनमें से एक तरीका ये भी है कि until and unless the couple want to get pregnant, तो of course the couple will not use any kind of condoms or any kind of contraceptive device, but otherwise बेटा sexually transmitted। हालांकि एक सच्ची बात तो ये है बेटा कि शादी करने से पहले जो लोग सोचते हैं या सेटल होने से पहले of course एटलीस्ट ये चेकअप तो जरूर करा लेना चाहिए कि किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या नहीं, कुंडली मैच करने के साथ साथ में, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स दीज बीमारियां आर वेरी वेरी खतरनाक, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया दैट शुड बी देयर आई गेस, है ना। तो एनीवे until and unless वो चांस है तो ऑलवेज वन शुड यूज दीज कॉन्डोम्स, बिकॉज कॉन्डोम सिर्फ प्रेगनेंसी को नहीं रोकता है, एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी रोकता है, ठीक है, प्रिवेंट प्रेगनेंसी एज वेल एज एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। लेकिन बेटा ये चीज दोनों के लिए कॉमन है, इसके लिए भी सेम है, तो मैं ऐसे एरो बना दे रही हूं, इट्स द सेम फीमेल मेल। अच्छा, फीमेल कॉन्डोम्स को बेटा, फीमेल कॉन्डोम्स आर कॉल्ड फेम शील्ड, आर कॉल्ड एज फेम शील्ड, ये भी लिख लो बेटा, फीमेल कॉन्डोम्स को फेम शील्ड भी बोला जाता है, ठीक है। एक बहुत पॉपुलर ब्रांड दिया हुआ है एनसीईआरटी में, द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम्स यूज्ड बाय मेल्स, दिस इज निरोध। तो मैं उसका भी एग्जांपल दूं क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मोस्ट पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम निरोध, ठीक है। तो मैं निरोध के बारे में भी लिखवा दूंगी, पहले आप यहां तक लिखिए। इसके अलावा मुझे क्या बताना है, अभी बेटा एक ही एग्जाम्पल हमने किया है कॉन्डोम्स, इसके अलावा दूसरा भी मैं आपको बताती हूँ, और मैं एनसीईआरटी का डायग्राम भी एक बार आपको दिखाती हूँ, ठीक है। एक बारी बेटा डन 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 कर लो एवरीबॉडी, डन 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 डन, जल्दी 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 जल्दी। आई एम गिविंग यू बेटा 2 मिनट्स का टाइम, फटाफट से आप कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से, आई होप तो हो ही चुका होगा। हो गया है, वेरी इजीली अवेलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव,
जो यूजर इसको यूज कर रहा होता है उसकी प्राइवेसी भी होती है बेटा, प्राइवेसी ऑफ द यूजर, यू डोंट हैव टू गो टू एक्सपर्टीज, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स और बहुत इजीली अवेलेबल है ना। कई जगह पे फ्री कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली दीज आर सर्टेन मेजर्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज जो बहुत यूजुअली देखी जाती है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं क्या करती हूँ बेटा, एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखवाती हूँ। क्या नोट डाल के पॉइंट लिखवाऊंगी? निरोध। ये कहीं तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वैसे हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम यूज्ड बाय मेल्स इन इंडिया। यहां से चल ही नहीं रहा है यार, यहां से चल ही नहीं रहा है। ये देख क्या कर रहा है, कोई तो बैठा दे यार, मेरे को अभी ऑन ऑफ करवाना है। हाँ हाँ, यूज्ड बाय, अरे यूज्ड बाय लिख चुके हैं, मेल्स इन इंडिया। अभी ऑफ ही रहने दे जब मैं बोलूंगी इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी का अगर एक डायग्राम देखो बेटा, अच्छा आप इसको, मैं वापस से यहाँ पे तो आऊंगी मैं स्लाइड में, लाइक दिस डायग्राम बेटा, बिकॉज आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कभी आया तो आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज अ कॉन्डोम दैट इज शोन फॉर अ मेल एंड दिस इज अ कॉन्डोम दैट इज शोन फॉर अ फीमेल। सो फॉर फीमेल कॉन्डोम बेटा देर आर एक्चुअली दीज टू रिंग्स, ऐसी दो रिंग्स होती है। तो जब इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बेटा वजाइना को कवर करने के लिए इंसर्ट किया जाता है, तो इस तरीके की दो रिंग होती है। जो अंदर पे होती है बेटा रिंग दैट इज क्लोज्ड, जो अंदर वाली रिंग होती है ये इस तरीके से क्लोज्ड होती है, और एक रिंग होती है बेटा जो ओपन होती है। सो दिस इज द कॉन्डोम फॉर अ फीमेल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेम शील्ड, एंड दिस इज अ कॉन्डोम फॉर अ मेल विच इज यूज्ड टू कवर द मेल पीनस, ठीक है। देखो ये अच्छा दिया हुआ ना एनसीईआरटी में, देखो निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर द मेल, ठीक है। यूज ऑफ कॉन्डोम्स हैज इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसीलिए इसका यूजेज भी बढ़ गया है, क्योंकि ये सिर्फ बेटा एक फायदा नहीं कर रही है, ये प्रेगनेंसी के साथ साथ में एसटीडी को भी रोक सकती है ना। और देखो बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल, आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, राइट। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयरफॉर गिव्स अ प्राइवेसी टू द यूजर्स। अब मैं आपको डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट के बारे में बता रही हूँ। मैं इसका ना एक डायग्राम लेके आना भूल गई। सर्वाइकल, डायाफ्राम्स एंड वॉल्ट्स इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं बेटा, ठीक है। आप एक बार गूगल करोगे ना तो आपको ऐसा डायग्राम मिल जाएगा। अगेन दीज आर मेड अप ऑफ बेटा दीज रबर ओनली एंड दीज आर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर फीमेल्स। तो अभी मैं उसके बारे में बता रही हूँ। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ बेटा, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसके बारे में लिखती हूँ। एक एग्जाम्पल कॉन्डोम पढ़ा, दूसरा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है अबाउट डायाफ्राम, तो एक ही लाइन में कर लेंगे, एक ही लाइन में कर लेंगे। जैसे डायाफ्राम्स के बारे में दिया है, वॉल्ट्स के बारे में दिया है। एक जो बेटा सवाल यहां से पूछा जाता है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, वही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कॉन्डोम्स को और इसको कंपेयर करके पूछा जाता है। तो मैं क्या बोल रही हूं, दीज आर अगेन बेटा बैरियर मेथड। कुछ तो रबर की बनी हुई स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कौन यूज कर रहा है, ओनली फीमेल, ठीक है। कॉन्डोम्स अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। सो दीज आर मेड अप ऑफ rubber and used by females to cover the cervix. चैट्स ऑन करना एक बारी, cervix. Of course बेटा these are responsible for preventing pregnancies and if I ask you क्या डायाफ्राम एंड ये रीयूजेबल भी होती हैं, इनको रीयूज भी कर सकते हैं, क्या ये प्रेगनेंसी के साथ में एसटीडी को रोकेंगी? यस अगर बोलोगे तो आंसर बताओगे क्यों, नो अगर बोलोगे तो भी रीजन बताओगे क्यों, वाई। दोनों का मुझे रीजन चाहिए। अगर यस बोलोगे कि एसटीडी को रोक रही है तो भी वाई बताओ, अगर नो बोल रहे हो तो भी वाई बताओ। दो बार चलता है उसके बाद चलता ही नहीं है। यस एवरीबॉडी, जो यस बोल रहे हैं रीजन के साथ बताओ, और नो बोल रहे हैं तो भी रीजन के साथ बताओ। और मैंने इसका आधा रीजन बेटा पिछले उसमें एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी तुम अगर गलत आंसर दे रहे हो तो क्या बताऊं। देखो ये जो है आंसर है नो,
ये सिर्फ प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, या तो एनसीईआरटी से कॉपी करके आंसर दे रहे हो। वेरी गुड, कई बच्चों ने सही आंसर दिया है। यार ये प्रेगनेंसी को रोक सकता है पर ये एसटीडी को नहीं रोक सकता। देखो कॉन्डोम्स में क्या हो रहा है, फीमेल की वजाइना कवर्ड है या तो, है ना, अगर मेल ने कॉन्डोम यूज नहीं किया और फीमेल कॉन्डोम यूज कर रही है तो भी बेटा पीनस और वजाइना का कांटेक्ट नहीं हुआ। और अगर मेल ने कॉन्डोम यूज किया तो पीनस पे कॉन्डोम कवर्ड है और फीमेल की मतलब एक पीनस पे कवर्ड है, वजाइना स्टिल एक्सपोज्ड, फाइन। बट अगर बेटा डायाफ्राम वॉल्स और सर्वाइकल कैप्स की बात करूं तो अगर ये फीमेल यूज कर रही है तो फीमेल का वजाइना अभी भी एक्सपोज्ड है, और अगर वजाइना एक्सपोज होगा तो वजाइना अगर कांटेक्ट में आ गया तो एसटीडी होने के चांसेस है। समझ आ गई बात? एक बच्चा कह रहे बिकॉज पीनस इज नॉट कवर्ड, इसका रीजन पीनस इज नॉट कवर्ड से कैसे होगा बेटा? ये तो सिर्फ हम फीमेल की बात कर रहे हैं। अरे भाई अगर फीमेल कॉन्डोम यूज कर रही है और फीमेल डायफ्राम वॉल्ट और ये यूज कर रही है, मेल कुछ यूज नहीं कर रहा है, तो कॉन्डोम अगर फीमेल यूज कर रही है तो उसका एसटीडी नहीं होगा, भले ही मेल कुछ यूज कर रहा है नहीं कर रहा है। और इन द सेम वे अगर मैं डायफ्राम की पूछूंगी, डायफ्राम वॉल्ट और सर्विक्स, मतलब क्या ही दिमाग लगाते हो? नहीं मैम इससे एसटीडी मैम ये होगी क्योंकि ये नहीं कर रहा है, मेल से क्या लेना देना है भाई? ठीक है, हंसी आती है मेरे को यार सही में। चलो हाँ नहीं बस एक सेकंड रुक जा। तो मैं यहां पे क्या लिख रही हूं बेटा, रीयूजेबल एंड ओनली प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड, ओनली प्रेगनेंसी प्रिवेंटेड, एसटीडी might occur as vagina is still exposed, vagina is still exposed। बेटा फटाफट से डन डनाडन डन करो, फटाफट से डन डनाडन डन करो। एनसीईआरटी का जो बचा हुआ है डायफ्राम सर्वाइकल कैप सर वॉल्ट्स के लिए फटाफट से पढ़ लेते हैं, ठीक है? यस डन डनाडन डन। ठीक है, पक्की बात। देखो एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं एक बारी। एनसीईआरटी क्या कह रहे हैं देखो, diaphragm, cervical caps and vault are also barrier method made up of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. They prevent conception by blocking the entry of sperm, क्योंकि cervix से sperm आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, cervix को cover कर दिया है। They are reusable। अच्छा यहाँ पे दिया नहीं है कि ये प्रेगनेंसी को वो एसटीडी को नहीं रोक सकता, ठीक है? अब देखो बेटा यही एक लाइन हमें बेटा केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में लिखनी है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पीएचडी नहीं करनी है। ये जो स्पर्मीसाइडल यानी स्पर्मी, पहले मैं एनसीईआरटी की रीडिंग ही करा देती हूँ। स्पर्मीसाइडल, साइडल का मतलब किलिंग, स्पर्म को किल करने वाली कुछ क्रीम, जेलीज, फोम्स के फॉर्म में यूजुअली यूज्ड अलोंग विद दीज वेरियस मेथड टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। कुछ केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं जो क्रीम्स के फॉर्म में, लोशंस के फॉर्म में, फोम के फॉर्म में, जेलीज के फॉर्म में बेटा अवेलेबल होती है। और ये एक्चुअल में अगर बैरियर मेथड के साथ यूज किया जाए, कॉन्डोम्स के साथ में अगर इन क्रीम्स को यूज किया जाए तो ये प्रेगनेंसी को रोकने में और ज्यादा एफिशिएंट होती है। समझ आ रही है बात? इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक बोरिक एसिड जो स्पर्म को किल करने की प्रोबेबिलिटी रखती है। तो केमिकल मेथड में हमें बस इतना ही लिखना है, ठीक है? केमिकल मेथड में हमें बस इतना ही लिखना है, ठीक है बेटा? तो करें क्या, एक बारी चैट्स ऑफ कर दे यार, ठीक है? एक बारी करें इसको। यस एवरीबॉडी, तो क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी? नंबर 3 मेथड, दैट इज chemical method of contraception। Why chemical method? क्योंकि क्रीम्स, केमिकल्स पहले लिखो, chemicals which are spermicidal, स्पर्मीसाइडल मतलब कि स्पर्मीसाइडल का मतलब
sperm killing are available ये किस बच्चे ने लिखा है चैट्स ऑफ, नाम क्या है वो, सॉरी किस बच्चे ने लिखा है वो, टाइम ओवर, एक बार बताना नाम। गायत्री, गायत्री जी नमस्कार। गायत्री जी टाइम ओवर नहीं हुआ है, आप शायद बहुत ही लेट ज्वाइन किए हैं गायत्री जी। ओके जी, टाइम 5:45 तक का है आज, ठीक है ना। हाँ, आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे यार पॉज कर दो तो बच्चों के चैट दिख जाएंगे, नाम लेके बच्चों की धुनाई कर देंगे हम तो, है ऐसे पॉज अगर कर दिया एक एक का नाम दिखता है। हाँ, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, जेलीज, foam, which if used along with barrier methods are, हाँ एक मिनट रुक जा बस, आर एक मिनट बस रुक जा, हाईली इफेक्टिव, इसे नोट करो फटाफट से इसे नोट करो। हम आईयूडी भी बेटा स्टार्ट तो करेंगे ही, अभी हमारे पास 15 मिनट टाइम है। आई विल स्टार्ट विद द आईयूडी, मुझे को पता है कंप्लीट नहीं होगा, वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, उसमें तो कंप्लीट करने के लिए मेरे को कल की क्लास चाहिए होगी, बट नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट वी विल स्टार्ट, ठीक है। ऑन कर दे चैट्स और मेरे को बताओ, अब ऑन ही रख, कोई दिक्कत नहीं है, तू जा सकता है, आप जा सकते हैं। नमस्ते, स्नैक्स खाने जा रहा है तू गिरीश, स्नैक्स खाने जा रहा है ना, सच्ची बता, सच बता, शर्मा मत, जल्दी बता कितने प्लेट खा के आया तू। देख रहे हो नूडल्स खा के आ रहे हैं, अच्छा ओ हाँ, मेरे लिए भी स्नैक्स रख देना, कुछ स्नैक्स के साथ तो मैं यहाँ पे हूँ, कुछ स्नैक्स रखवा देना। ठीक है, यस एवरीबॉडी, डन। हाँ स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या केमिकल मेथड के बाद हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आईयूडी, ठीक है। यस, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, डन बेटा, यहां तक तो हो ही गया होगा, ठीक है। अब हम नंबर फोर दैट इज आईयूडीज बोल सकते हैं, या फिर IUCDS, ABCDEFGH IJKLMNOPQRST, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, या फिर बेटा देखो ये है IUCD, या फिर सिंपली बोल लो इंट्रायूटेराइन डिवाइस, या सिंपली बोल लो इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो बेटा एक चीज मुझे बताओ, इस नाम से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि कौन इसको यूज करती होंगी और ये कहां पे प्लेस किया जाता है, जल्दी बताओ एवरीबॉडी। इस नाम से बेटा तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि इसको कौन यूज करता होगा और ये कहां पे प्लेस की जाती है। यस, इनफैक्ट बेटा ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, स्पेशली इन इंडिया, एनसीईआरटी ने, और इस लाइन से क्वेश्चन आता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ऑफ कोर्स फीमेल यूज करती है और फीमेल के यूट्रस में इसे प्लेस किया जाता है, और एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली कहा है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। तो इससे क्वेश्चन आता है, पहले तो मैं इसके जनरल कुछ पॉइंट्स लिख रही हूं। one of the most widely used method of contraception in India, जिन फीमेल्स को बच्चों के बीच में गैप करना होता है ना, वो सबसे ज्यादा 2-3 साल का जिनको गैप चाहिए होता है,
वो सबसे ज्यादा आईयूडीज प्रेफर करती हैं, ठीक है। जो सबसे ज्यादा प्रेफर किया गया मेथड है, अगर तुम्हें स्पेसिंग करनी है बच्चों के बीच में, स्पेसिंग मतलब बेटा कि बच्चों के बीच में गैप होना चाहिए, बच्चों के बीच में 2-3 साल के बाद बेटा दूसरा बच्चा होना चाहिए, तो स्पेसिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मेथड ये है। तो यूज्ड फॉर स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन। अब कई बेटा महान लोग जो सिर्फ नोट्स से पढ़ते हैं ना, वो पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट, स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन है। आईयूडी को यूज करके बच्चों के बीच में स्पेस क्रिएट की जाती है का क्या मतलब है? दोनों के बच्चों के बीच में आईयूडी को यूज करके स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं? तो जो क्लास नहीं करेगा वो इसका अंग्रेजी का मतलब यही समझेगा ना बेटा। स्पेसिंग का मतलब एक और दूसरे बच्चे के बीच में पैदा होने के बीच में बेटा गैप क्रिएट करने के लिए ये, ठीक है ना। यस, समझ आ रही है बात बेटा। अब इसके लिए बेटा आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए एक्सपर्टीज, ठीक है। दिस इज नॉट सेल्फ इंसर्टेड, दिस इज नॉट सेल्फ इंसर्टेड, ठीक है। हाँ, तो ये सेल्फ इंसर्टेड नहीं होता है। अब मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में डायग्राम्स भी दिखाऊंगी। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ना बेटा कुछ इस तरीके का मैं डायग्राम से अगर आपको दिखाना चाहूं तो कुछ इस तरीके का होगा, है ना। और आप पढ़ोगे कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में भी अवेलेबल होता है, और इसके लिए आपको एक्सपर्ट डॉक्टर्स और नर्सेस के पास जाना पड़ेगा। दिस इज नॉट सेल्फ इंसर्टेड, डेफिनेटली दिस इज नॉट सेल्फ इंसर्टेड। तो कुछ इस तरीके से बेटा ये डिवाइस जो होता है ये प्लेस किया जाता है फीमेल की यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की डिवाइस होती है, अगली क्लास में पढ़ेंगे भी, जैसे इस तरीके की डिवाइस हो गई, ठीक है। तो पूरी यूट्रस को कवर करके ये इस तरीके की, अरे यार इसमें से एक ऐसे स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ठीक है। Like this beta it is placed inside the uterus. So what I can write is not self-inserted, not self-inserted. Instead, it is inserted under the supervision, under supervision of expert doctors and nurses available in different shapes. आज मैं इसका बेटा फ्लो चार्ट आपको करवाती हूं और कल हम यहां से कंटिन्यू करेंगे कि डिफरेंट टाइप की आईयूडीज कौन कौन सी होती है और कौन कैसे काम करती है, ठीक है। यस, ठीक है। आप यहां तक पहले नोट करो, फिर मैं आपको बेटा वो वाला फ्लो चार्ट बता देती हूं जो आप थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ के आएंगे। ये हमेशा मैम अंदर रहते नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि आईयूडीज आप बहुत बहुत साल तक के लिए कर सकते हो। इट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, इसको चेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपको कल बताऊंगी इसका पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है बेटा फॉरएवर बेटा प्रेगनेंसी को रोक दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, डन 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 कर लो एक बारी, ठीक है, हो गया है। तो मैं एक बारी पहले आईयूडी का एक आपको फ्लो चार्ट बताती हूं और इसी फ्लो चार्ट से हमें कल के दिन पे स्टार्ट भी करना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, काम कैसे करता है सब कुछ बेटा टुमारो, हर एक आईयूडी कैसे काम करती है उसका पूरा बेटा हमें पढ़ना जो है वो हम कल पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इसका फ्लो चार्ट करेंगे, क्योंकि शुरुआत करके खत्म तो मैं कर नहीं पाऊंगी, तो मैं सिर्फ फ्लो चार्ट कर देती हूँ आपको। आईयूडीज अलग अलग टाइप की होती है बच्चों, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईयूडी, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आईयूडी, जैसे कि नंबर 1 इनर्ट आईयूडी, या फिर इसे बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। बेटा इसका एग्जाम मतलब अगर आप यही वाला फ्लो चार्ट देख लो ना, इसी फ्लो चार्ट से क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत सवाल आते हैं। तो एग्जाम्पल आप यहीं पे लिख लो, एग्जाम्पल लिपेज लूप काम कैसे कोई कैसे करता है ये मैं अगली क्लास में बताऊंगी। नंबर 2 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, इसमें आपकी एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके नाम से तो समझ में ही आ रहा है, कॉपर टी। मल्टी लोड 375 और एक हार्मोनल आईयूडी,
हार्मोनल आईयूडी, इसका क्या एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी ने? प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट, और एक एग्जाम्पल दिया हुआ बेटा LNG-20, दैट इज लेव्यूनॉर गेस्ट्रॉल 20। दैट्स इट। आज बस इतना, अब अगले क्लास में करेंगे, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड शाइली, सत्यम, दीपांशु, आदित्य, ओम प्रकाश, यस। हरिकेश बेटा वो तो पॉसिबल नहीं है। यस एवरीबॉडी, सब कुछ अब अगली क्लास में बेटा, यहां से अगली क्लास में। एक तो बेटा बोर्ड को सबसे ज्यादा मौत आती है, देखो आर लिखा था मैंने, आर गायब हो गया अपने आप, ठीक है? डन हो गया क्या एवरीबॉडी? तो कल हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का बेटा सेकंड लेक्चर होगा। कल हम आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इम्प्लांट, इंजेक्टेबल एंड वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारा खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रासेप्टिव। शायद हम एमटीपी भी पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने कहा था, देखो कॉन्ट्रासेप्टिव, उसके बाद एमटीपी है, एक समझने वाला टॉपिक जो है एकदम लास्ट में इस चैप्टर के, जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है? तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप मेरे प्यारे प्यारे, 5 मिनट तो है अभी। वैसे क्या मैं थोड़ा एनसीईआरटी की मैं इसकी रीडिंग तो दिखाई देती हूँ, जो एनसीईआरटी ने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है? यस। अच्छा एक चीज तो और लिखो, यूज्ड बाय फीमेल्स, ये तो हमने लिखा ही नहीं है, यूज्ड बाय फीमेल्स एंड प्लेस्ड इन यूट्रस, प्लेस्ड इन यूट्रस, ये वाला पॉइंट तो हमने लिखा ही नहीं है। फीमेल्स यूज करती है, यूट्रस में प्लेस किया जाता है, यूज्ड बाय फीमेल्स एंड प्लेस्ड इन यूट्रस, ये वाला पॉइंट तो लिख लो, ठीक है? बाकी ये आई थिंक एनसीईआरटी की रीडिंग तो हम कल कर सकते हैं, क्योंकि ना बहुत ही छोटा सा है बेटा, 8-10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मुश्किल से 8 से 12 बेटा पॉइंट्स दिए हुए, तो अगली क्लास में कर सकते हैं, ऐसी कोई दुखद समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है? कमेंट्स में जरूर बताना बेटा इफ यू एक्चुअली बेटा अंडरस्टूड द लेक्चर एंड इफ यू एक्चुअली एंजॉयड द लेक्चर, ठीक है? पहले लिख तो लो, फिर गाना करेंगे, पहले लिख तो लो। गाना बेटा स्टॉक भी एक होता है ना, स्टॉक की खत्म हो जाता है। तुम्हें मैं 4 गाने सुनाने के लिए बोलूं ना, तो एक भी याद ना है तुम्हें, तो मेरे से हर दिन गाना सुनो, कहां से इतना स्टॉक लेके आऊंगी? हाँ, डन हो गया। यस, ये थोड़ा सा होमवर्क में पढ़ के आ जाना, देखो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है? यस हो गया। अब बेटा देखो मेरे स्टॉक में कुछ बहुत बेहतरीन गाने तो है नहीं, जो छोटे मोटे बेटा छोटे मोटे गाने में को याद आ रहे हैं, वही अब आपको सुनना पड़ेगा बेटा, ठीक है? चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो मेरे को एक गाना जस्ट दिमाग में आ रहा है, वही मैं सुना देती हूँ। अगर गलत हो गया ना बेटा तो मैं एंड करवा दूंगी लेक्चर, ठीक है गिरीश? ओके, मेरे इशारे पे एंड कर देना अगर गलत हो जाए। रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को तो पता भी ना चला, चोरी चोरी चुपके चुपके जादू चलाया तुमने, दिल को तो पता भी ना चला, कभी हाँ कभी ना हम करते रहे, छुप के आहें भी भरते रहे, देखते देखते ये क्या हो गया, नर ना 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 ना, रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को तो पता भी ना चला। देखो गिरीश कर रहा है टाइम आउट। गिरीश ऐसे बच्चे तेरे को इतना पीटेंगे ना, बड़ा है मेरे गाने को ऑफ करवा रहे हैं बेटा, देखो, ठीक है? थैंक यू वेरी वेरी मच बच्चों, कल मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है? लव यू ऑल, थैंक यू, पढ़ाई करते रहो बेटा, दैट शुड बी द होल मोटो। आई लव यू ऑल, बाय, सी यू, बाय।